स्टार्ट है क्लास या नहीं? वो बना ली थी टाइप करवा के लगा रखी? अरे वेरी गुड। वो क्या होता है ना, फिर अपन बीच में लगाते हैं ना, तो मैं एडजस्ट भी नहीं कर पाता उन्हें। गुड है, ठीक है, चलो बढ़िया। स्टार्ट। ये क्या अभी स्टार्ट हुई है या अब होगी? क्या हो रहा है? हाँ तो फिर अच्छा उनकी चालू होगी पड़ोस में, उनका सही है सब। अपनी क्लास में इशू आ गया। वैसे आता नहीं है यार ऐप, अब जो पहले से बेटर बेस है तो इतनी ज़्यादा भाई। हाँ मैं दिख रहा हूँ। अच्छा तो मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। अच्छा तो नमस्ते सभी को, मेरे को तो पता भी नहीं है ना। हाँ और क्या, कमेंट तो आते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई लोगों देख रहा हूँ मैं। हमारे क्या कमेंट सेक्शन में नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा शायद क्लास नहीं चल रही अभी तक। आई वॉज इन टू दिस मोड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। पिछली बार हम बहुत ही सेंसिटिवली बह गए थे भावनाओं में। बन गई। हाँ तो भाई लोगों, है ना, आज हमारे को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और जो तुमने ऊपर लगाई है, नहीं नहीं मेरे को। ओके पिछली बार हमारी बातचीत यहाँ तक गई थी, है ना। आई थिंक ये सब हमारा हो गया था, और मैंने आपको बताया था कि हम कैसे प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे वगैरह वगैरह। चलो बॉस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल पे बात करनी हमारी बेहद जरूरी है और बहुत ही कीमती टाइटल है, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इस एक लेक्चर की इंपॉर्टेंस समझा सकता हूं इस बात को कह करके कि अरे वाह आ गए, चलो भाई बढ़िया। सभी बच्चों के आखिरकार फाइनली ओके। शिवम ये कहकर दिल तोड़ दिया तेरा मेरा। हाँ तो मैं कह रहा था कि नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है शायद आज जाते आते या फिर कल। ठीक है हाँ, स्टार्ट करते हैं। नहीं आपका 12th वाला को तो टाटा हो गया ना। 12th वाला को तो आज आज वाले लेक्चर के साथ में बंद हो जाएगा, फिर आपकी दो दो क्लासेस बंद कर लेना, आप एक सिंगल पे आ जाना। ठीक है हाँ भाई, तो हमारी बातचीत चल रही थी, वो भावनाओं में बहना बहुत जरूरी था सर। हाँ इसके जस्ट बाद में आपकी 12th वालों की क्लास है एग्जैक्टली। हाँ अरे नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, बहुत मुश्किल काम हो रहा है यार, वो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। देखो कुछ बड़े बड़े लोग, हर किसी को समझाना आसान थोड़ी ना होता है। ठीक है चलें आगे, अभी दिमाग से लगाते हैं क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा कि जितना आप यूँ समझिए कि किसी किसी चैप्टर से टोटल क्वेश्चन आते हैं ना, ये अकेले टाइटल्स उतने आते हैं। लास्ट ईयर 24 के अंदर मुझे याद है, 24 में इसके अंदर से शायद 17 क्वेश्चन थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है ना, और इतने ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट 25 में भी थे, तो आप इससे समझ सकते हैं कि हाँ यार इसमें कुछ तो बात है। ठीक है, जब हमारे पास में टोटल सेशन ही 12 हों और उसमें ही 17 क्वेश्चन लगा दे, मतलब मोर देन 1 क्वेश्चन, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो है ऐसा जो हमारे को ध्यान देना चाहिए, है ना। तो अंदर एंटर कराने से पहले पहले मैं आपको कुछ कम कम की बातें बता देता हूँ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है बेसिकली क्या कहानी है ना, वो मैं आपको थोड़ा ऐसा आइडिया देता हूँ। देखो पहले तो इसको समझ लेते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी ने मुझे ax बराबर में b दिया, तो मेरे पास में x की वैल्यू b बाई आएगी, है ना। ये जब लिखा जा रहा है तो इट इज मियरली अ कोऑर्डिनेट, या यूं समझो मियरली अ पॉइंट। अगर किसी ने मुझे ax प्लस में by इज इक्वल टू में c दे दिया, तो इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन।
ठीक है, आप भी जानते हैं ये बात। अगर किसी ने मुझे ax प्लस में by प्लस में cz इज इक्वल टू में d दे दिया, तो नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन। ठीक है, इसका मतलब जो सिंगल वेरिएबल होता है तो वी कैन थिंक अबाउट अ पॉइंट। जब दो वेरिएबल हो जाते हैं वी कैन थिंक अबाउट अ लाइन, राइट है। जब हमारे पास में तीन वेरिएबल हो जाते हैं तो हम उसे प्लेन कह सकते हैं। अच्छा, इस प्लेन के अंदर भी दो तरह की ब्रांचेस हम लोग ले लेते हैं। एक वो ब्रांच जिसके अंदर है ना, जिसमें राइट एंड पे परमानेंट है ना by प्लस में cz बराबर 0 हो। एक वो जिसके अंदर cz बराबर में d हो। कुछ इधर लिखा हो, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। जब हमारे ऐसे प्लेन होंगे ना, ये वाले प्लेन, तो ये वो प्लेन है जो 100% ओरिजिन से गुजरा, ये ओरिजिन से पास होगा और ये कहीं और से पास होगा। ठीक है, पासिंग थ्रू अदर देन ओरिजिन, पासिंग थ्रू अदर देन ओरिजिन, अदर देन ओरिजिन। ठीक है, तो हमारे पास में प्लेन भी दो तरह के होंगे, है ना। अब ये क्या कहानी है, कैसी कहानी है, पहले तो मैं आपको ये सीन समझा दूं कि ये हमारी कहानियों में ऐसे चलेगा। हमारा रोल क्या है, हमारा रोल होता है जैसे मैंने आपके सामने इसमें x की वैल्यू निकाल के रख दी ना, तो हमने वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकाल दी। ऐसे ही अगर मैं किसी तरह से x और y की वैल्यू निकाल पाऊं तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकाल रहा हूं। ऐसे में अगर x और z की वैल्यू निकाल रहा हूं तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स निकाल रहा हूं, राइट है। फाइनली कहने का मतलब ये कि हमारा पूरा पर्पज होता है हम x और z की वैल्यू निकाल लें। तो हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर बात की जाए ना, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बेसिकली है ना, अब ये वैसे देखा जाए तो सबकी डिग्रियां, चाहे इसकी बात करूं इसकी बात करूं ऊपर तक किसी की बात करता हूं, सबकी डिग्री, वेरिएबल की डिग्री 1 है, वेरिएबल की डिग्री 1 है, दिख रहा होगा आपको। तो जब तक वेरिएबल की डिग्री 1 है वी कॉल इट लीनियर इक्वेशन। तो हैं तो सारे के सारे दिखने में लीनियर इक्वेशन, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग लाइन एवरी टाइम। ठीक है, तो हमारे पास में कितने वेरिएबल आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी हम पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं, कभी लाइन के बारे में, कभी प्लेन के बारे में। हमें फाइनली क्या निकालना है, हमें फाइनली निकालना है एक्स जेड की वैल्यू। एक नंबर पहला टारगेट। टारगेट नंबर 2 ये कि हमारे पास जो आंसर आने वाले हैं उसमें सामने वाला ये पूछने के बजाय कि वैल्यू क्या है, वो ये पूछने में भी इंटरेस्टेड हो सकता है कितनी वैल्यूज हैं, क्या कोई वैल्यू आई भी क्या। अगर भाई तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है, वेरिएबल की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, तो हम उस केस में बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अगर एक वैल्यू आ रही है तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर भाई तो एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि एक से ज्यादा सीधा फिर इन्फिनिटी लगती है, बीच में 2 वैल्यू 3 वैल्यू नहीं होती। ठीक है ना, तो याद रखना हमारे पास में 3 तरह के आंसर्स हो सकते हैं। या तो कोई आंसर नहीं होगा विच वी कॉल नो सॉल्यूशन, या फिर आंसर ऐसा हो सकता है कि एक सॉल्यूशन आ जाए तो वी कॉल इट यूनिक सॉल्यूशन। एक से ज्यादा सीधा फिर इन्फिनिट होता है तो इन्फिनिट सॉल्यूशन। तो हमारे पास में सॉल्यूशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सारी बातों की जानकारी हम इस टाइटल में पढ़ेंगे, इस तरह की चीजों को लेकर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जैसे जब भी हमारे पास में आंसर आएंगे ना, तो हमारे पास में आंसर कैसे आ रहे हैं, क्या हमारे पास कोई प्रॉपर आंसर आ रहा है। अगर भाई कोई प्रॉपर आंसर आ रहा है तो हम उसको कहते हैं हमारे पास सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो उस केस में हम इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, ध्यान रखना। जब हमारे पास में आंसर आएगा तो हम इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो सबसे पहले तो जान ले कि कौन क्या है, शब्दों से परिचय हो जाए हमारा। अगर भाई जब हमारे पास कोई आंसर ही नहीं आ रहा तो वी कॉल इट इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जब हमारे पास में आंसर आ रहा है तो उसको बोलते हैं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब कम से कम कोई आंसर तो आया। अब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन शब्द क्यों यूज करा गया, क्योंकि हमारे पास में आंसर एक सॉल्यूशन भी आ सकता है और इनफिनिट भी आ सकते हैं। तो हमारे पास में कम से कम एक सॉल्यूशन तो आ रहा है। जब हमारे पास में आंसर आ रहा है तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। जब हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे है ना इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आई थिंक सबसे पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को लेकर के आप प्रॉपरली समझ गए होंगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया कंसिस्टेंट के अंदर भी आपके पास में 2 तरह की बातें हो सकती है। या तो आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन है, माने एक आंसर आया, या फिर सीधे इनफिनिट सॉल्यूशन आएंगे। तो इनफिनिट सॉल्यूशन को इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, अच्छा अब यूनिक सॉल्यूशन के अंदर भी हमारे 2 पार्ट है, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, अब आपके पास में जैसे आंसर आया, सपोज जैसे मैंने क्या बोला, हमारे पास में आंसर आया तो आंसर ओरिजिन था या आंसर अदर देन ओरिजिन था, क्या था आंसर। अगर भाई देखो आपका आंसर ओरिजिन आ रहा है ना, अगर आपका आंसर ओरिजिन आंसर आ रहा है ना, तो जब भी आपका आंसर में मतलब ओरिजिन आ रहा है मैंने सारे वेरिएबल 0 आ रहे हैं, ठीक है, तब आप उसे बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, जब ओरिजिन आंसर हो। ठीक है, अच्छा अगर बाय द वे आपका आंसर बाय द वे ओरिजिन नहीं आ रहा, माने 0 नहीं आ रहा, तो यू कॉल इट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन।
ठीक है, अब ये क्यों पढ़ा हमने? इसलिए पढ़ा अदर देन ओरिजिन, इसको लिख भी लेते हैं। ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि वो इन शब्दों की आड़ में खेलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल, इनफाइनाइटली मैनी, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इन शब्दों की आड़ में खेलेगा। तो इन शब्दों को जान लें आप, ठीक है, अदर देन ओरिजिन। तो सबसे पहले तो आप इसे पकड़ लें कि ये वो बेसिकली इससे खेलेगा, राइट है। अच्छा, अब इसमें भी एक बात समझना, जो ओरिजिन से पास होगा ना 3 वेरिएबल वाला, ठीक है, जो इससे पास होगा तो उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे, है ना। नए नए नाम है थोड़े, ठीक है, और ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है। ठीक है, ताकि आपको ये सारी बातें आपके पास नोट्स में कहीं, है ना, अटकी रहें। तो उससे क्या होगा, आपके पास में एक फाइनली होगा कि जब भी पढ़ना है ये पढ़ लिया अपना, इतने में काम निकल रहा है, बढ़िया, आपकी गाड़ी निकल जाएगी हर बार। ठीक है, चलो, है ना। सबसे पहले तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इसको लेकर के जानकारी हो गई। अक्सर लोग इसमें सीधा कुछ 4-5 पॉइंट पढ़ा करके और पता नहीं कैसे घुस जाते हैं, मेरे बस की नहीं है वो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे सीन है, सीन की शुरुआत क्या है वो समझते हैं। सीन की शुरुआत सबसे छोटे पॉइंट से होती है ना। पहला सबसे छोटे पॉइंट पे आते हैं। पहला सबसे छोटा पॉइंट वो है, हम सबसे पहले ये जान ले ax बराबर b। इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे पहले जानते हैं ax बराबर b से हमारा कैसे फाइट है। अब आप सोचोगे सर इसमें तो x की वैल्यू b बाई हो गई। हाँ, हो गया ना खत्म, हो गया खत्म। लेकिन यहां सोचो, यहां मैं पूरा खेल 2 हाथों में दे रहा हूं। इस पूरी कहानी का पहला दारोमदार उठा रहा है a, जो कि डिनोमिनेटर बैठा है। 2 बातें संभव है, या तो a 0 होगा या a 0 नहीं होगा। मानते हैं आप ये बात? अच्छा, अगर a 0 नहीं है ना, अगर a 0 नहीं है तो 2 बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब बात b के हाथ में जा चुकी है। हो सकता है b 0 हो सकता है b 0 ना हो। आप एग्री हैं इस बात से? अगर आपके पास में b 0 या b 0 नहीं हुआ तो भी सुनना, क्योंकि a 0 नहीं है इसलिए आप x b बाई a कहते हुए घबराओगे नहीं, क्योंकि नीचे 0 थोड़ी ना भेज रहे हो आप। समथिंग कुछ तो है नीचे, क्योंकि 0 तो नहीं है, फिर क्या डर, जाओ नीचे जाओ। अगर ये नीचे जाएगा और आप सोचो अब आपके पास में b की वैल्यू 0 है, तो 0 बाई समथिंग हो गया, समथिंग को st लिख रहा हूं। ठीक है, और 0 बाई समथिंग इज 0, माने आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, इन केस अगर भाई तो मैंने आपको बोला कि नहीं ऐसा नहीं था, मान लो b ने कह दिया मैं 0 नहीं हूं, तो ऑलरेडी a तो 0 है नहीं, तो अब आपके पास में b भी 0 नहीं है, दैट इज समथिंग अपॉन में समथिंग सम अदर थिंग। तो समथिंग अपॉन समथिंग इज समथिंग, कह सकता हूं ना मैं। अब मेरा जो भी आंसर आया वो 0 आ सकता है क्या? क्या यहां से आंसर 0 आ सकता है क्या? आ ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी 0 देने, वैसे तो डिनोमिनेटर का तो रोल ही नहीं है, न्यूमरेटर ने मना कर दिया मैं 0 नहीं दे रहा, तो आंसर 0 कैसे आ सकता है? तो मेरे पास में आंसर जो भी आएगा x का वो 0 नहीं आएगा, और इधर वाला आंसर हमेशा 0 होगा। तो जब मेरा आंसर 0 होगा तो मैं इसे बोलूंगा मेरा आंसर ट्रिवियल सॉल्यूशन आया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मेरा आंसर कैसा आया? ट्रिवियल सॉल्यूशन आया। और इधर वाला मेरा आंसर कैसा दे रहा है? नॉन ट्रिवियल। क्या मेरी बात से एग्री कर गए? ठीक है, अच्छा देखिए दूसरी बात, और दूसरी बात पे क्या मेरे पास में कोई आंसर आ रहा है दोनों ही केसेस में? तो मतलब ये कि दोनों ही केसेस में मेरा सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। मानते हैं आप ये बात, है ना? तो मेरा आंसर इस केस में कैसा हो गया? कंसिस्टेंट आंसर हो गया, राइट है। तो मतलब मेरा इस साइड में कंसिस्टेंट आंसर आया। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए जरा होल्ड करते, पहले इसको खत्म करते हैं फिर सोचते हैं, दोबारा सोचेंगे। ठीक है, चलो। अब ए भैया ने कह दिया मैं 0 हूं, यहां वाली साइड पे तो ए भैया बोल चुके मैं 0 हूं। अगर ए ने कह दिया मैं 0, ए कौन है जो डिनोमिनेटर में बैठा था? हाँ या ना? तो मैं इसे नीचे ले जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नीचे जाते तो इनफिनिट लगवाएगा ये। तो मैं इसे ओरिजिनल इक्वेशन में रख रहा हूं। अगर मैं इसे ओरिजिनल इक्वेशन में रखूंगा तो 0 इंटू एक्स बराबर b दिखेगा मुझे, सही है ना? अब वापस से खेल b के हाथों में दे रहा हूं, वापस से खेल किसके हाथों में दे रहा हूं? b के। और आप मेरे को सोच के बताना b की 2 ही संभावना है, या तो b 0 होगा या b 0 नहीं होगा। मानते हैं आप इस बात को? अच्छा, अब जरा इस बात को भी सोचते हैं कि अगर आप इन बातों को मानते हैं तो फिर दोबारा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अगर b भैया ने कह दिया मैं 0 हूं, है ना, तो मुझे पढ़ने में कैसा आएगा? जैसे लिखा हो 0 इंटू एक्स बराबर 0। मानते हैं आप? अब बताओ x के नाम पे आप क्या आंसर लगाना चाहोगे? 1 2 3 4 क्या लगाना चाहोगे?
कौन सा नंबर लगाऊं? इनफाइनाइट आंसर लगा सकता हूं, क्योंकि मैं अगर x की जगह 1 भी रखूंगा 2 भी रखूंगा, हर हालत में एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 विल गिव मी 0। तो कितने आंसर आए मेरे पास में? इनफाइनाइट आंसर्स आए ना, इनफाइनाइट आंसर्स आए। तो इसका मतलब ये कि मैं इसे इनफाइनाइटली मैं नहीं बोल लूं। अब मेरे पास सॉल्यूशन कैसा है? इनफाइनाइटली मैं नहीं आया। मानते हो आप ये बात को? अच्छा, और आंसर आया या नहीं आया? तो ये कंसिस्टेंट भी होगा, हाँ या ना? क्या इसे यूनिक सॉल्यूशन बोलूं या ज्यादा बोलूं? यूनिक है या इनफाइनाइट है? हाँ इनफाइनाइट। कभी यूनिक मत बोल देना कि सर एक टाइम पे तो एक ही आंसर आएगा ना। अरे एक टाइम पे एक आंसर आएगा, बट एक्चुअल में देखा जाए तो आएंगे तो इनफाइनाइटली ना। अच्छा, अब सपोज करो बी ने कह दिया मैं तो 0 नहीं दे रहा, जाओ। अब बी ने अगर 0 देने से मना कर दिया, तो क्या मुझे यहां 0 इंटू एक्स बराबर में समथिंग दिखेगा? क्योंकि बी तो कुछ तो देगा। बी के नाम पे आप कुछ तो लिखोगे भाई, राइट हैंड साइड पे इस बी की जगह कुछ तो लिखोगे ना। कुछ तो को मैंने लिख दिया समथिंग। मान लो आपके सामने आया 0 इंटू एक्स बराबर 5। आप बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 0 से गुणा करके 5 ला सकते हो? क्या पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है? तो आप अपनी तरह से आंसर क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन है ना, और नो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये जो छोटा सा एक छोटी सी इक्वेशन है ना, इसने ही आपको 4 नजारे दिखा दिए। इसी ने आपको 4 नजारे दिखा दिए, 4 नजारे। आई थिंक मेरा नाम के लिए आपको सब समझ में आया होगा कि कब कंसिस्टेंट हुआ, कब कंसिस्टेंट हुआ, कब ट्रिवियल हुआ, कब नॉन ट्रिवियल हुआ, कब इनफाइनाइटली मैनी हुआ। आई थिंक ये वाली पहली कहानी तो पकड़ में आ गई होगी आपको, है ना? अच्छा, अगर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन में जाओगे, कितना ही बड़ा खेल हो जाए, सबका मालिक ये होगा, देखना लास्ट में। ये बेस इक्वेशन जिसकी भी स्ट्रांग है ना, वो खेलता चला जाएगा। ये वाली ये वाला पार्ट स्ट्रांग रखना चाहिए। नॉर्मली लोग इस पे नहीं बात करते, पता है, इसीलिए बच्चा रट के रख लेता है कि चल भाई जो होने वाला यही है। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे और इसको थोड़ा और फर्दर डिटेल में लेके जाएंगे। ये तो हुआ है ना, व्हेन सिस्टम एज वन वेरिएबल। क्या आप ये बात एग्री कर गए? सिस्टम के पास कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल x, सही है। तो हमारे पास में हो गया व्हेन सिस्टम हैज वन वेरिएबल। नाउ टॉकिंग टू सेकंड पार्ट, व्हेन सिस्टम हैज टू वेरिएबल। व्हेन सिस्टम हैज टू वेरिएबल, अगर बाय द सिस्टम के 2 वेरिएबल हो जाएं तो क्या करोगे? ठीक है, आई थिंक कोई भूला तो नहीं? वापस बता दो एक बार जरा कि कहानी में ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मानेंगे? जब सारे वेरिएबल 0 आएंगे। नॉन ट्रिवियल कब मानेंगे? जब सारे आंसर 0 नहीं आएंगे, जब सारे आंसर 0 नहीं आएंगे। अच्छा चलो अब जल्दी बताना, अगर मान लेते हैं एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड हमारे को 3 वेरिएबल निकालने थे। लेट से तीनों का आंसर 0 0 0 आया, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल? ट्रिवियल। अच्छा मान लो आंसर 0 0 1 आ गया तो नॉन ट्रिवियल। एग्जैक्टली नॉन ट्रिवियल। कोई यहां ऐसा तो नहीं लटकेगा हमारे के सर बाकी 2 तो 0 आ गए, सर आप ऐसे तो गलत है, आपने तो वेरिएबल 0 बोला। ऐसा भाई ये भूत बनने की जरूरत नहीं है ना, इतना थोड़ा समझदारी रखना प्लीज, है ना, कि सारे 0 होंगे तब ट्रिवियल है। अच्छा बताओ, ये आंसर और ये आंसर मान लो दोनों 2 आंसर है आपके पास में, दोनों में से कौन सा वाला यूनिक सॉल्यूशन है, फर्स्ट या सेकंड? इनमें से कौन सा वाला यूनिक सॉल्यूशन है, फर्स्ट या सेकंड? दोनों। हाँ ये भी यूनिक सॉल्यूशन है, ये भी यूनिक सॉल्यूशन है। अब कोई ऐसा विद्वान तो नहीं है ना जो हमारे पीछे पीछे पड़ जाएगा, सर क्या कह रहे हो सर, एक्स वाई जेड 3 आंसर है सर। भाई 3 नहीं है, ये 1 है। मतलब हमारे टकराट होती है ऐसे लोगों से, पता है, जो इतनी बेसिक बातें जब तक आप उनसे अगेंस्ट जाके नहीं समझाओ ना, उनको पकड़ में नहीं आती। वो अंदर ही अंदर मन में एक गांठ सी लेके बैठे रहते हैं कि नहीं यार पता नहीं क्या बोला था। ठीक है, आशुतोष तुम्हारे साथ हो सकता है, इतना पढ़ने वाला बच्चा तुम कई बार जो हरकतें करते हो ना, इस वजह से हो जाता है तुम्हारे साथ में चोट। ठीक है, व्हेन सिस्टम हैज 2 वेरिएबल। ठीक है, अच्छा बात चल रही थी व्हेन सिस्टम हैज 2 वेरिएबल। अच्छा देखिए, अब 2 वेरिएबल है
अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैथ्स की बातें है ना, हम क्यों बताएं? आपको पता है वो चीज, हम क्यों बताएं? अगर मान लो मेरे को दो वेरिएबल है तो मेरे को कितने इक्वेशंस की जरूरत होगी? दो। और अगर तीन वेरिएबल है तो सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशंस की जरूरत होगी? तीन। बेसिक बात है, इसमें हम क्या बताएं? तो अगर बाय द वे सिस्टम हैज टू वेरिएबल, तो इसके अंदर ये हमसे पूछने की क्या बात है कि उसमें दो लाइनें दी गई थी, फर्स्ट और ये दूसरी लाइन, इसमें ये, और ऑब्वियस बात है ये लाइन है, लाइन है। एक्स और वाई जब भी आते हैं लीनियर इक्वेशन में लाइन क्रिएट करते हैं, इसमें क्या सोचना है? ठीक है, तो अगर बाय द वे इसकी बात करी जाए तो इट इज लाइन 1, इट इज लाइन 2, क्या आप ये एग्री करते हैं? है ना? अच्छा, अब अगर बाय द वे लाइनों के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी तरह की जब भी आपके पास में लाइनें हैं दो, तो उनकी तीन संभावनाएं हो सकती है। मानते हैं आप ये बात? कौन कौन सी तीन संभावनाएं? या तो वो दोनों पैरेलल होंगी, या दोनों की दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और या फिर दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। माने क्या? हाँ, इसको क्या बोलते हैं तीसरे वाले को? कोइंसिडेंट होंगी। एग्जैक्टली, है ना? तो इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे हमारे पास में कोई दो लाइनों का सेट ऐसा है जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस कि ये दोनों से फाइनली ये दोनों, अच्छा सॉरी, मैं गलत टाइम पे गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये दोनों लाइनों ने एक दूसरे के साथ कितने सॉल्यूशन दिए हैं? वन सॉल्यूशन दिया ना, इस जगह पे ही दिया ना, इस जगह पे, है ना? अच्छा, ये दोनों लाइनें जब एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो गई, वेरी गुड, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही है। और अगर भाई दोनों एक दूसरे के पैरेलल चली गई तो नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक और बात बताओ, क्या ये इस चैप्टर की कहानी है या ये तो बेसिक बातें हैं सर, कि कोई भी दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। एग्री हैं आप सभी लोग? अच्छा, जब वन सॉल्यूशन होगा तो A1 अपॉन A2 इटसेल्फ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। और अगर भाई कोइंसिडेंट लाइनें होंगी तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू में B1 अपॉन B2 भी होगा और इज इक्वल टू में C1 अपॉन C2 भी होगा। एग्री और नॉट? बस खत्म बात है। अब पता है हमारे को कुछ नहीं करना होता, हम इसके दम पे ही खेल जाते हैं। हम इसके दम पे ही खेल जाते हैं कि हमारे पास में कब कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं। राइट है? अच्छा, अब जैसा हमने कहा इस केस में, है ना, इट इज गिविंग मी नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरे को क्या देने वाला है? ये तो देने वाला है मेरे को नो सॉल्यूशन, और ये देने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये मेरे को देने वाला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, पक्की बात है ना? अच्छा, मेरे को एक और चीज, मेरे को कुछ छोटी छोटी चीजें और सीखनी है। जैसे ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, है ना? अच्छा, क्या दो लाइनें कभी भी, क्या कोई दो लाइनें दुनिया में ओरिजिन पे भी कट सकती है एक दूसरे पे? क्या दुनिया में ऐसा हो सकता है कि कोई दो लाइनें एक दूसरे को ओरिजिन पे काट के चली जाएं? ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है या नहीं है? है। अच्छा, क्या कोई दो लाइनें अदर देन ओरिजिन भी काट सकती है एक दूसरे को? आप तो सिर्फ यस और नो में जवाब दीजिए, है ना? तो अगर बाय द वे कभी कोई दो लाइनें एक दूसरे को ओरिजिन पे काटती हैं, व्हेन सॉल्यूशन इज कमिंग एट ओरिजिन, तो हम उस केस में यही बोलेंगे कि हमारा एक्स भी 0 आया और वाई भी 0 आया। मानते हो आप ये बात? अच्छा, कोई दो लाइनें अगर एक दूसरे को अदर देन ओरिजिन काटती हैं, तो एक्स और वाई की जो दोनों की वैल्यू आएगी, ठीक है, एक्स, है ना, एक्स और वाई, है ना, मैं इस चीज को ऐसे लिखना चाहूंगा, देखना, इसके शब्दों पे गौर करना। मैं इस केस में बोलूंगा कि एक्स और वाई जो होंगे ना, बोथ नॉट इक्वल टू 0। आप समझे मेरी बात को? बोथ नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मीनिंग हुआ बताओ आप? ये इसका मीनिंग समझाओ। एक्स और वाई दोनों 0 नहीं है, कोई एक तो हो सकता है ना, है ना? तो मैं इसको थोड़ा और सुधार के लिखना चाहूंगा, है ना? अगर कोई इसको पहली बार पढ़ता है तो उसके दिमाग में ये आएगा कि एक्स और वाई दोनों ही 0 नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह पर कुछ अच्छे लोगों ने दिमाग लगाया कि यार ये शब्दों में थोड़ी गड़बड़ है, इसे थोड़ा और बेटर लिखते हैं। एक्स और वाई एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट 0। कैसा लिखना और ज्यादा क्लैरिटी से बोल पाए वो लोग कि भाई एक्स और वाई में कम से
कम एक तो जीरो नहीं है। सही बात है क्या? या तो एक जीरो नहीं है या दोनों ही जीरो नहीं है ना? क्यों क्यों वो उनको कहां पे चक्कर आया? एक दिन एक बच्चा आया उनके पास में कि सर आपने तो कहा था कि दोनों जीरो नहीं है, और ये सर मेरी लाइन तो यहां काट गई एक दूसरे को 0,5 पे, सर इसमें तो x जीरो हो गया, और आपने कहा था दोनों जीरो नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है वो, लेकिन अब इसकी इंग्लिश से मैं बराबर बैठ गया कि एक्स और वाई दोनों के दोनों नॉट जीरो नहीं है, नॉन जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो नंबर नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ देखो ये बिल्कुल सही लिख रहे हैं ऊपर, एक्स और वाई एक्सिस पर भी कट कर सकता है सर, है ना? तो बस आप मेरी बात समझ जाएंगे। अच्छा ये मैं अचानक से इस पे क्यों आ गया? क्योंकि अगर बाय द वे दोनों की दोनों लाइनें, लेट से अगर दोनों की दोनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे को ओरिजिन पे काट देंगी, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को ओरिजिन पे काट देंगी, तो आप उस केस में कहेंगे कि आपका एक्स और वाई दोनों का आंसर 0 0 आ गया। सॉल्यूशन तो यूनिक निकला, लेकिन साथ साथ में क्या हो गया? ट्रिवियल हो गया। अच्छा अदर देन ओरिजिन निकला तो आप क्या बोलोगे? नॉन ट्रिवियल आया। वेरी गुड। अच्छा ये तो खैर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो ही गया, ये नॉन। अच्छा इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? ये कंसिस्टेंट क्या होता है ये तो बताओ। हाँ जिसका सॉल्यूशन होना चाहिए। शानदार, बिल्कुल एक लाइन में बात खत्म। जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट है, दैट्स इट। ठीक है क्या? ये भाई मेरे तो ख्याल है शायद हम लोग जब 11th में हुआ करते थे ना, तो हमारे टीचर लोग हमारे को कहा करते थे कि यार बच्चे को है ना बहुत अच्छे से समझाया करो यार, वो 12th में आकर के ऐसी बातें करेगा अच्छा नहीं लगेगा कि यार मतलब स्लोप क्या होता है, b1/a1 होता है, स्लोप क्या होता है माइनस का b2/a2 होता है। फिर अगर दो लाइनें पैरेलल तो दोनों के स्लोप बराबर कर देगा। कल को मान लो नहीं पता हो बालक को, तो अच्छा नहीं लगता वो बड़ी सभा में। ओके चलो आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट। पता सब रहता है, पता है जानबूझ करके मुंह में उंगली डाल के पूछते हैं कि नहीं नहीं आप बताओ। अरे सब पता है, तेरे बोलने के तरीके से बदल जाता है कि तेरे को भी पता था। चलो बताओ, मान लो किसी ने कहा कि सॉल्व, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो लाइनों के ऊपर छोटा सा क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, यहां दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी तरफ दे रखा है 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4। राइट है? क्या कहते हो आप बताओ, ये इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? आइए फटाफट से एक बार नाम ले लो सर। हाँ 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 मोहम्मद शहबाज, बिल्कुल लेक्चर 8 में। हाँ भाई क्या लगता है आप में से किसी को पता है? इसका a1 बेटा जी 1 है, इसका b1 साफ 1 है, इसका a2 1 है, a2 2 है, सॉरी, है ना, a2 2 है। कई बच्चे सोच रहे हैं कहां से लाते हैं सर ये नंबर? अरे ये रहा ना, देखिए a2 है और ये तेरा b2 है, तो बस ये लिख देते हैं अपन यही बात। ठीक है, यहां पे b2 कितना है? 2 है। ठीक है, तो यहां से देखेगा ना, तो इसका 1 इसका 2, 1/2 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, चेक करना है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/4। ओ नहीं सर, नॉट इक्वल टू मत लिखो, ये तो इक्वल टू लिख दो सर। 2/4 का मतलब सर 1/2 ही होता है। क्या कहते हो? क्या आपको भी लगा वही जो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू में b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू में c1 अपॉन c2 आ रहा है? दिख रहा है? इसका मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे चिपकी हुई, है ना? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लगा दूं। देखो वो आपसे ना एग्जैक्टली और पता है आप में से कई बच्चे जो होंगे ना, इसको देखते ही बता दिए थे, वो मेरे को अच्छे से पता था, आप देखते ही पता कर दोगे कि सर ये, है ना, ये तो सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आई न्यू दैट, है ना, बट सामने वाले ने कहा है सॉल्व द सिस्टम, तो भाई उसको सॉल्व करके देना पड़ेगा। अभी सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यही तो सुनना है ना? फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। देख भाई, अगर बाय द वे कभी भी वो सॉल्व करने को कहे ना, तो आपको वेरिएबल को किसी तीसरे पैरामीटर पे लेके जाना पड़ेगा। जैसे आप अपनी तरफ से मान लो कि लेट x इज इक्वल टू में कितना t, तो आप में से कोई बता सकता है फिर y की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली बात है 2 माइनस टी, 2 माइनस एक्स माने 2 माइनस टी, है ना भाई? इसीलिए आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन आएगा t, 2 माइनस टी। और अब आप इसके साथ में लिख दोगे t बिलोंग्स टू r। t के नाम पे तेरी पसंद है जो नंबर उठाता था, देख इनफाइनाइट नंबर आएंगे। t के नाम पे 0 उठा, 0,2 आएगा। t के नाम पे 1 उठा, 1,1 आएगा। t के नाम पे 2 उठा, 2,0 आएगा। t के नाम पे 3 उठा, 3,-1 आएगा। t के नाम पे 4 उठा, है ना, 4,-2 आएगा। बता कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं?
इनफाइनाइट, ये तो अपन सिर्फ इंटीजर पे दिखा रहे हैं, अभी तो नॉन इंटीजर पे पता नहीं कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना, तो अपन लिख सकते हैं ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वो आपसे ना आंसर की जो उम्मीद करेगा ना, वो ये चाहेगा कि आप इस तरह से आंसर दे दो बस उसे। हाँ बोर्ड में चलेगा, वैलिड है बोर्ड में। इवन मैं आपको बताऊं, बोर्ड में ये नहीं कर रहा, बोर्ड में और आसान है ना, बोर्ड में आप इस रास्ते से मत जाना, मैं आपको इससे थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक और चीज है, ठीक है, वेरी गुड हर्षी, है ना, हाँ क्रेमर रूल, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल। मैं एक्चुअल में क्या अभी बताया नहीं था ना, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, है ना। अब आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है, 3 वेरिएबल। चलो भाई जल्दी से इसमें घुस जाते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। देखिए सब 3 वेरिएबल की बात चलेगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे हाथ में आएगा सबसे पहले a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इज इक्वल टू में कितना d1 देगा, वो इधर से देगा a2x प्लस में कितना b2y प्लस में कितना देगा c2z बराबर में d2 देगा, इधर से देगा a3x, ठीक है, a3x प्लस में कितना b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू में कितना दे देगा b3 दे देगा। सही है, तो ये जो 3 है ना, ये 3 प्लेन्स है ना, हियर वी हैव 3 प्लेन्स, है ना। हाँ ऑब्वियस बात है, अगर भाई तो इधर 0 नहीं है तो नॉन होमोजीनियस है ना, ठीक है, नॉन होमोजीनियस, मैं लिख भी देता हूं नॉन होमोजीनियस, ठीक है, इक्वेशंस शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि साइड में भी रहेगा, अच्छी बात बोली। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछनी है, जो बोर्ड में भी है और आपके दूसरे में भी काम आता है, वो क्या है वो बताता हूं। हम इसमें ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, पहले डी निकालते हैं। डी क्या होता है ना, डी बेस अब D1 कैसे निकालता है, D1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हम इसमें जो आपका जो फर्स्ट कॉलम होता है ना, फर्स्ट कॉलम को, है ना, D1 D2 D3 से रिप्लेस कर देते हैं। सुनो सुनो आप, फर्स्ट कॉलम को D1 D2 D3 से रिप्लेस कर देते हैं, D1 D2 D3, राइट है। इसी तरह से हम थोड़ी सी देर के बाद में D2 भी निकालेंगे। अब D2 में क्या करेंगे ना, ये जो B1 B2 B3 है ना, सेकंड कॉलम, इसको D1 D2 D3 से रिप्लेस कर देंगे। सही है, ऐसे ही हम D3 भी निकालेंगे। अब D3 में ऑब्वियसली बात है, आपको समझ में आ गया होगा, सर आप थर्ड कॉलम को रिप्लेस करोगे, माने C1 C2 नहीं दिखेगा, अब वहां दिखेगा D1 D2 D3, राइट है। अच्छा, और बाकी का क्या करना है, B1 C1 यही रहेगा, B2 C2 भी यही रहेगा, यहां पे B3 C3 रहेगा, और यहां पे देखा था ना, तो यहां पे हो जाएगा A1 C1, यहां हो जाएगा A2 C2, यहां हो जाएगा A3 C3। बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे देखा जाए तो A1 B1, यहां हो जाएगा A2 B2, और यहां हो जाएगा मेरे दोस्त A3 B3, है ना। अब ये कैसे आया, क्या है, उस पर बाद में बात करते हैं, पहले तो देख ले ये होता है। सबसे पहले तो अपन D1 D2 निकालता है, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास वैल्यू आ गई। निकालने के बाद में हम इसका यूज कैसे करते हैं, हम इसका यूज ऐसे करते हैं कि बेसिक क्वेश्चन में ये सब पधारा कैसे, है ना, इसकी कहानी को समझ लेते हैं एक मिनट के लिए जरा। जैसे मान लो मैंने अपनी तरफ से लिखा कि D बराबर में हमारे पास में क्या था, A1 B1 C1, यही था ना, और यहां था A2 B2 C2, ठीक है, और यहां था A3 B3 C3, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, बस मैं इसमें ये सोच रहा हूं कि इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर मैं इस D की x से मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, D की x से मल्टीप्लाई करूं, तो x जो होगा वो अगर इधर x से मल्टीप्लाई होते इधर भी होगा। अब x तो अगर बाय द वे मल्टीप्लाई करो तो ये तो मेरी चॉइस है ना, मैंने बताया था ना कि जब हम डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते समय मेरी चॉइस होती है मैं किस रो या किस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना। क्या वीडियो रुक गया? अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब यहां क्या होगा ना, अब मेरी इच्छा है तो मैंने क्या करा ना, A1 से मल्टीप्लाई कर दिया, A2x कर दिया, A3x कर दिया, और यहां पे लिख दिया B1, यहां लिख दिया C1, यहां लिख दिया B2, यहां लिख दिया C2, और यहां लिख दिया B3 C3। सही है। अच्छा, अब तो फिर तो अब मेरे को पता है, इसके बाद में तो फिर ये मैंने इसके दे दिया ऑपरेशंस के हवाले कर दिया। कैसे? मेरे को पता है ये मेरा कॉलम 1 है, फर्स्ट कॉलम है,
इस फर्स्ट कॉलम पे मैंने ऑपरेशन लगाया कि भाई जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ना, इसमें सेकंड कॉलम की y से गुणा करो और थर्ड कॉलम वाले लोगों की z से गुणा करके जुड़वा दो। हमें पता है कि अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो हार्डली मैटर, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू रिमेन सेम। तो लेकिन जैसे ही ऐसा करा, करते ही क्या हुआ, ये जो हमारा सेकंड कॉलम था इसकी तो हमारे को y से गुणा करनी थी। सिमिलरली है ना, सिमिलरली हमारा जो थर्ड कॉलम था उसके हमारे को z से गुणा करनी थी, तो हमने गुणा करके जोड़ा, तो जोड़ते ही बन गया a1x प्लस में कितना b1y प्लस में कितना c1z। यहां पे b1 c1 ऐसा कैसा स्टैंड रह गया, राइट है। सिमिलरली यहां हो गया a2x प्लस में कितना b2y प्लस में कितना c2z, और यहां पे b2 c2 खड़ा रह गया, ठीक है। यहां पे हो गया a3x प्लस में कितना b3y प्लस में कितना c3z, और यहां पे b3 c3 खड़ा रह गया। लेकिन इससे फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हमारी मौज हो गई। कैसे? हमने ये बात जान ली थी कि अगर हम ये कैसे भी करके ले आएंगे ना, तो ये खुद इक्विवेलेंट टू d1 है, तो आई कैन रिप्लेस दिस पार्ट एज ए d1। तो मैं यहां पे d1 के तौर पे इसे रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैंने इसे रिप्लेस करा। अगर मैंने रिप्लेस करा तो ये बन गया d1, ठीक है। ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये वाली चीज जो थी, ये जो चीज थी, ये वाली क्या है, d2 तो है, यही है ना d2। देखो आप में से हो सकता है कोई भूल गया तो बता दो, देखो यही है ना d2, है ना, इसीलिए है ना। तो यहां पे इसकी जगह पे मैंने लिख दिया d2, और यहां लिख दिया b1, यहां लिख दिया c1, यहां लिख दिया d3, यहां लिख दिया b2 b2 c2, है ना, और यहां लिख दिया b3 c3। डन। अच्छा, लेकिन अब ये तो सब कोई और डिटरमिनेंट बन गई ना। हाँ, ये कोई और डिटरमिनेंट बन गई, तो हमने इसका नाम रख दिया एक नई डिटरमिनेंट, जिसका नाम हमने रख दिया d1। लेकिन अब यहां से हमारे हाथ चढ़ गया x। क्यों? क्योंकि अगर मैं x को वहीं छोड़ दूं, तो मेरे को याद है डिटरमिनेंट क्या होती है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू तो होती है, एक नंबर ही तो होती है। तो ये एक नंबर, वो एक नंबर, तो x की वैल्यू अगर निकालना है तो x की वैल्यू क्या होगी, d1/d तो होगा। अब यही काम हमने सेकंड रो, थर्ड रो सबके साथ कर करके देखा, और हमारे को पता चला हमारे पास में y की वैल्यू चढ़ी d2/d, ठीक है, z की वैल्यू चढ़ी d3/d, और यहां से हमने बल्ले बल्ले हो गए, हमारी x और z की वैल्यू निकालने का एक आसान रास्ता मिल गया हमारे को, और हमने इसे घेर करके पैक करवा लिया, भाई ये काम आएगा। अब यहां से हमने सारे फार्मूले निकाले, है ना। हाँ भाई, अब ये जो d और हमने जो निकाला ना, अब हम है ना, ये इस तरह वापस नहीं लौटेंगे। अब हर बार है ना, हम बस इस शॉर्टकट से निकल जाया करेंगे। हमारे पास में d निकाला है। अच्छा, क्या सर ये काम हम दो वाले के साथ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, है ना। फॉर सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल ऑल्सो, ठीक है, दो वेरिएबल वाले सिस्टम के लिए भी हम यही काम कर सकते थे। अगर हमारे को आप a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1 देते, और अगर हम इन्हें लाइन की निगाहों से नहीं देखते, लाइन की निगाहों से नहीं देखते ना, तब भी हमारा काम मस्त चल रहा था। हम चाहते तो d की वैल्यू a1 b1 a2 b2 करके निकाल सकते थे। d1 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को क्या करना था, c1 b1 c2 b2, याद है ना। फर्स्ट रो चेंज, पहला कॉलम चेंज मार देना बस। सेकंड d2 निकालने के लिए क्या करना होता है, d2 निकालने के लिए सेकंड कॉलम को चेंज मार देना है, a1 a2, और यहां पे लिख देना होता है c1 c2, बस दैट्स इट। और कभी भी x की जरूरत पड़े तो d1/d सॉरी, और y की वैल्यू निकालने के लिए d2/d। सेम ऑपरेशंस वी आर अप्लाइंग, हर बार वही ऑपरेशन लगा करके खुशियां। तो इसीलिए जब है ना, तुमने मेरे से पूछा था ना, क्या ये मेथड हम यहां पे यूज कर सकते हैं क्या, है ना, तो मेरा जवाब होता कि नहीं यार, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि अगर मान लो मैंने इसमें d1 पूछा होता, d पूछा होता, तो d की वैल्यू आप क्या लाते थे, d की वैल्यू आप लाते थे 1 1, फिर इधर से क्या लाते थे 2 2, और आपको पता है इसका आंसर 0 आ गया। अब रुको, यहीं सुनो और बहुत ध्यान से सुनो, यही सबसे काम की चीज है, ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, समझो आप जरा। अगर बाय द वे d की वैल्यू 0 आ रही है ना, तो d की वैल्यू 0 आने का मतलब हो गया, अब यहां पे d का रोल क्या है वो समझो आप, d का रोल समझो। थोड़ी देर पहले आपकी नजर पड़ी होगी ना dx बराबर में d1 पे, पड़ी थी ना। अगर आपकी वैल्यू dx बराबर d पे पड़ी ना, तो अब आप इसको ऐसे समझो जैसे आप थोड़ी देर पहले, उससे थोड़ी देर पहले ax बराबर b पढ़ रहे थे, याद है आपको, है ना। अब ये वाले भैया जो है ना, ये a वाले भैया जो है वो 0 बन गए, माने ये वाले भैया 0 बन गए। अब इस समय पर आपकी दुनिया में 0 इंटू एक्स बराबर समथिंग आने वाला है। आपको मेरी बात समझ में आई? 0 इंटू एक्स बराबर समथिंग आने वाला है, माने ये अब नीचे नहीं जाएगा। अब आपको ये तो 0 हो गया, अब d1 पे चलो। d1 में याद है ना क्या करना होता है, पहला कॉलम मिस करना होता है, और पहले कॉलम की जगह जाएगा 2 और 4, पक्की बात। अच्छा, सेकंड कॉलम 1 और 2 वहीं खड़ा रहेगा। सॉल्व करो जरा, कितना आंसर आया, 4 - 4 0। अच्छा, जल्दी से d2 सॉल्व करो,
D2 में क्या करते हैं, याद है आपको? D2 में क्या करते थे, सेकंड कॉलम हटा करके और उसकी जगह पे 2 और 4 भर देंगे, ये वाला। तो यहां लिख देंगे 2 और 4 और पहला वाला 1 2 वहीं खड़ा रहेगा। आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि dx बराबर में d1, सिमिलरली dy बराबर d2, यही होगा फार्मूला। ठीक है, अब बताओ d की वैल्यू कितनी, 0, तो 0 इंटू एक्स बराबर 0। यहां पे देखोगे तो 0 इंटू वाई बराबर 0। क्या आपकी नजर इस बात पे पड़ रही है क्या कि अब आप बताओ x और y के कितने सॉल्यूशन ला रहे हो आप, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये आपने बोल दिया, सामने वाला इतना खुश होगा कि यार बच्चा पढ़ गया है भाई साहब। ठीक है, बस उसके बाद में, ठीक है, चल गया, पहले ब्लैकआउट हो गई थी स्क्रीन फॉर अ फ्यू सेकेंड। ओके, ठीक है, ठीक है, तो यहां से D1 इस तरह से भी आप ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यू कैन डू, है ना। प्लीज आप इस चीज को समझते चलें। तो दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप चलते हैं और आगे, रेडी है ना। अभी तक अपन लोगों ने यहां तक ये सारे काम कर लिए हैं। अब अगर आपने ये सब लिख लिया हो तो अब अपन आगे फर्दर विल मूव फर्दर, है ना। ठीक है, ठीक है, अब जरा इधर देखिएगा। अच्छा, फॉर 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के लिए अभी आपके दिमाग ने आपको पढ़वाया कि x की वैल्यू निकालनी हो तो d1 बराबर d करो, y की वैल्यू निकालनी हो तो d2 बाई डी करो, z की वैल्यू निकालनी हो तो d3 बाई डी करो। यही पढ़ा आपने, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसके पूरी कहानी को कुछ हिस्सों में बांटते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा समझदारी से देखना, एक एक चीज पे बहुत गहराई से देखना, कुछ भी रटने की जगह नहीं है। बहुत सोचोगे, एक दो बारी में ध्यान से देखोगे क्लिक करने लग जाए, कुछ भी रटने पे तो इधर का उधर हो सकता है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर पकड़ लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि याद है मैंने ax बराबर b जब आपको पढ़ाया था तो मैंने लिखा था x बराबर b बाई ए, याद है। और जैसे मैंने x बराबर b बाई ए करा था तो सबसे पहले मैंने a के 2 हिस्से कर दिए थे, a के 2 हिस्से कर दिए थे। या तो ये 0 हो सकता है या 0 नहीं हो सकता, 2 बातें कर दी थी। सेम बातें यहां पे है, या तो d भैया 0 होंगे या d भैया 0 नहीं होंगे, यही तो होगा। अच्छा, अगर d भैया 0 हो गए, d भैया 0 हो गए तो उनका नीचे बैठने का कोई हक नहीं है। याद करो, d अगर 0 हो गया तो याद है नीचे 0 बैठेगा, इनफाइनाइट पैदा करेगा। तो इसे यहां बैठाओ ही मत, इसे यहां मत बैठाओ, इसे कहो साइड में रहे, प्रॉपर रास्ते से आ। dx बराबर में d1 करवा दो, ठीक है। इधर dy बराबर में d2 करवा दो, इधर dz बराबर में d3 करा दो। रटो मत, कुछ भी मत रटो, सिर्फ सोचो कि यार यहां पे अगर नीचे 0 आ गया तो मरवा देगा। इसको साइड बैठाओ, साइड बैठा दिया। साइड बैठाने के बाद में ना अब दोबारा सोचो, अब सारा खेल, क्योंकि देखो ये वाले भैया तो, अब ये वाले भैया तो परमानेंटली 0 हो गए, ये 0 बन चुका है, ये 0 बन चुका है, ये 0 बन चुका है। अब सारा खेल d1 d2 d3 के हाथों में, ठीक है। तो यहां से 2 हिस्से खोल दो। कौन कौन से 2 हिस्से खोल दो, यहां सोचो। या तो ऐसा हो सकता है कि d1 d2 d3 तीनों के तीनों एक साथ 0 पढ़ जाओ, तीनों 0 पढ़ो, ठीक है। या फिर d1 d2 d3, ठीक है, मैं कोई एक बागी हो जाए, मैं कोई एक बागी समझते हो ना, ठीक है। रिबेलियन हो जाए, रिबेलियन, बागी हो जाए, बागी, ठीक है। बागी हो जाए कहने मतलब मैं नहीं हो रहा 0, तुम दोनों को 0 होना है, हो जाओ, मैं नहीं हो रहा 0, सारे 0 नहीं होंगे हम, ठीक है। नॉट ऑल 0, नॉट ऑल 0। खुद ही दिमाग से सोच लोगे, अपने आप सारी चीजें बनती चली। मैं कुछ भी नहीं रटता, मेरे से रटा जाता ही नहीं। मैं इसमें इतने सालों मात खाया, रट के कभी क्वेश्चन कभी सही बैठ गया। अच्छा, बैठने के बाद पता है मैं खुद पे अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आता था, मेरे को लगता था मैंने तुक्का लगाया था, पता नहीं बैठ गया यार। अब वो वाली बात है ना, वो तभी आई जिस दिन मैंने सोचा यार अब मेरे को 1 मिनट रुक जाए यार, 2 मिनट, एक ax बराबर b समझ लेता हूं, उससे बाकी सारी कहानियां मैं खुद समझता चला गया। देखो, अब जरा यहां देखो, इसने कहा हो सकता है राइट हैंड साइड में सारे 0 हो जाएं। अगर सारे 0 हो जाएंगे तो फोटो कैसी वाली आने वाली है, आपकी फोटो आएगी 0 इंटू, ध्यान से देखना, देखो ये तो 0 है ही, इंटू एक्स बराबर 0 हो गया, 0 इंटू वाई बराबर 0 हो गया, 0 इंटू जेड बराबर 0 हो गया। आप बता दो, आप ही बता दो, मैं क्यों बताऊं, क्या लगता है एक्स और वाई और जेड के नाम पे कितने नंबर ला सकते हो आप? इनफाइनाइट।
याद है ना, मैं x की जगह 1 रखता हूं, 2 रखता हूं, 3 रखता हूं, y की जगह 1 2 3 कुछ भी रख देता हूं, मेरे को पता है जीरो की किसी से भी गुणा जीरो दिलवा के ही रहेगी, हाँ या ना। तो एक्स वाई जेड के नाम पे कितने सॉल्यूशन आएंगे मेरे पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक्स वाई जेड कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बस इसकी कहानी रोक दो, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो आप मेरे को बताओ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। चलो नक्की। अब जरा इधर आ जाओ, कुछ भी रटने का नहीं है, दिमाग लगाओगे खुद दिख जाएगा। अच्छा देखो, अब यहां पे क्या पंगा है, ये इसकी कहानी को सुनो। इधर वाला तो जीरो ही है, 0 इंटू एक्स खड़ा है, यहां पे 0 इंटू वाई खड़ा है, यहां पे 0 इंटू जेड खड़ा है, ठीक है। लेकिन इस साइड वाले में सारे जीरो नहीं हो रहे, कोई एक जने ने कहा मैं जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। मान लेते हैं इसने कहा मैं जीरो हो जाता हूं, इसने कहा नहीं हम दोनों तो 2 और 5 हो रहे हैं। अब आप बता दो कि 0 इंटू वाई करके कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी 0 से गुणा करके 2 आने लग गया? बताओ सही, कोई ऐसा नंबर अगर आप सोच सकते हो तो सोच के बताओ, 0 की जिससे गुणा करें 2 आ जाएगा, आ सकता है क्या? तो मतलब यहां पे क्या बोलूं, नो सॉल्यूशन, खत्म बात। तो नो सॉल्यूशन जब भी होगा तो नो सॉल्यूशन। अब आप उल्टा सोचो, अब आप उल्टा सोचो कि नो सॉल्यूशन किसी ने क्वेश्चन में दिया, नो सॉल्यूशन किसी ने क्वेश्चन में दिया है, तो नो सॉल्यूशन आ कैसे सकता है जब इस साइड वाला जीरो हो और इस साइड वाला जीरो ना हो? बीच वाला आदमी कहेगा मैं किधर जाऊं? जब साइड वाला आपके साथ खड़ा हुआ जीरो है और उधर वाले आंसर में 3 आ रहा है, तो जीरो की ऐसा कौन सा नंबर है भाई जिसकी गुणा करके 3 आएगा? नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन लगेगा। माने पक्की बात है कि जब भी नो सॉल्यूशन आया है तो आपके साथ वाला तो जीरो था, डी तो जीरो था, लेकिन इस साइड वाले ने जीरो होने से मना कर दिया था। इस चीज को हम अपनाएंगे। अभी सुना है, धीरे 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 मैं आपके दिमाग में रमा दूंगा, एक बार भर भर के बोल बोल के भर दूंगा, ठीक है। अब जरा इधर आ जाओ। अब यहां वाले ने कहा हमारा भी सुनो, ठीक है सुनते हैं। डी भैया ने कह दिया मैं तो जीरो नहीं हो रहा। अगर आप जीरो नहीं हो रहे तो मस्त बैठो नीचे जाकर के, बढ़िया कुर्सियां लगी हुई हैं। एक्स इजुगड़ो में कितना D1 बाई डी दिख रहा है, वाई इजुगड़ो कितना दिख रहा है, D2 बाई डी दिख रहा है, ठीक है। जेड इजुगड़ो कितना दिख रहा है, D3 बाई डी दिख रहा है, दिख रहा है, D3 बाई डी दिख रहा है। अब मैंने कहा चलो ठीक है, नीचे वाला तो जीरो नहीं है ना। अब ऊपर वाले के हाथों में कमांड है, किसकी? D1 D2 D3, ठीक है। D1 D2 D3 ने एक संगठित योजना बनाई कि हम तीनों जीरो हो जाएं तो, या दूसरी योजना हो सकती है हम में से कोई एक बागी हो जाए तो। D1 D2 D3, D1 D2 D3 नॉट ऑल जीरो, ठीक है, नॉट ऑल जीरो। याद रखना, मैं इसको कोडवर्ड बोलता हूं कोई एक बागी। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट पहले मेरे को देख तो लेने दो, ठीक है। एक बार जरा सोचो, देखो अगर बाय द वे तीनों ने कह दिया हम जीरो हैं, तो आप बताओ एक्स के सामने क्या उपाय है? ऊपर वाला जीरो, नीचे वाला समथिंग। वाई ऊपर वाला जीरो, नीचे वाला समथिंग। जेड की वैल्यू क्या है? ऊपर वाला जीरो, नीचे वाला समथिंग। अब बताओ तीनों के आंसर क्या आने वाला है? एक्स वाई जेड तीनों के आंसर जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? इसका मतलब यह कि आपके पास में तीनों के आंसर जीरो आ गए तो यह दिखेगा 0 0 0। और 0 0 0 को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं या अनदर कुछ और कहते हैं? हाँ, 0 0 इज ओरिजिन, ओरिजिन माने ट्रिवियल। अच्छा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आया, एक आंसर आया या बहुत सारे आंसर आए? यूनिक आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड। ट्रिवियल सॉल्यूशन आया, साथ में यूनिक सॉल्यूशन आया, ठीक है, और साथ में कंसिस्टेंट भी लाया। अच्छा, अब उल्टा सोचते हैं, अगर बाय द वे इनमें से किसी एक ने जीरो नहीं दिया, लेट से एक्स ने कह दिया हम जीरो बनते हैं, ठीक है, नीचे समथिंग था। वाई ने कह दिया भाई मैं तो 2 बनूंगा, नीचे तेरा समथिंग आने दे। जेड ने कह दिया हम तो 5 है, नीचे तुम्हारा समथिंग ले आओ। अब बताओ क्या एक्स वाई जेड के आंसर तीनों जीरो दोगे या नहीं दोगे? क्या तीनों जीरो होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे तो हम इसे ट्रिवियल बोलें या नहीं बोलें? तो इसे नॉन ट्रिवियल बोल दें। अच्छा, नॉन ट्रिवियल बोला तो यूनिक बोलूं या कुछ और बोलूं? यूनिक बोल दो, यूनिक सॉल्यूशन बोल दो। अच्छा, आंसर आया तो कंसिस्टेंट बोलूं या इनकंसिस्टेंट बोलूं? आंसर आया या नहीं आया? वेरी गुड, तो ये तो हो गया कंसिस्टेंट। अब पीछे दौड़ो, बताओ इसमें कोई आंसर नहीं आया, इसे क्या बोलूं? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं आया तो इट इज इनकंसिस्टेंट। अब आप देखो, कुछ भी मैंने किसी भी तरह से कोई रट्टाफिकेशन नहीं करा कि ये हो तो वो, 4 पॉइंट नहीं लिखवा रहा मैं आपको।
मैं कोई 4 पॉइंट नहीं लिखवा रहा, कोई 4 पॉइंट नहीं लिखवा रहा, अभी तक तो नहीं लिखवा रहा है ना। आने वाले टाइम में इसमें कुछ छोटे मोटे पेज हैं, उनके ऊपर विल डिस्कस ऑन, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी मुद्दे पे हम लोग आ गए कि हमारे बेस में तो हमारे पास में सारी कहानियां खड़ी है ना। अच्छा, अब देखो धीरे 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 धीरे, है ना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फिलहाल एक बार के लिए इसको लॉक करते चलना, आप लिखते भी चलना, उम्मीद है आप नोट्स वगैरह तो बना ही रहे हो, ठीक है। अच्छा, डन है आपके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक बात को समझना, ये सारी कहानी आपको पता है ना, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि जब भी आप ऐसे ले रहे होते हैं ना, जब आप 3 वेरिएबल ले रहे होते हो ना, 3 वेरिएबल ले रहे होते हो, काम चलेगा अपने 3 वेरिएबल, जब आप 3 वेरिएबल चला रहे होते हैं ना, तो वो प्लेन्स होते हैं। आप में से किसी बच्चे ने बोला था ना, प्लेन्स होते हैं। तो जरा प्लेन की नजरों को हमने, है ना, सिंगेज से मैंने कॉपी करा है ना। ये सिंगेज में यार ऐसा आया था, मुझे नहीं पता था ये ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा, क्योंकि मैं कलर देख रहा था यार, ये तो बिल्कुल ही अलग चला गया। ये अपने पास में कलर नहीं है क्या फोटो? हाँ, कलर लगवाओ ना यार, कलर में ही तो, मैं कलर ही तो चाहिए था, इसमें तो दिखेगा ही नहीं। देखो ये रहा कलर, है ना। अब इधर आ जाओ, एक तो कलर है, बाकी के 2 के कलर नहीं है। इसको देखो, कलर्ड देखो, आप समझो, आप इसको समझो। जैसे कोई 3 प्लेन है ना, है ना, ये तीनों प्लेन देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर में इतना। अगर मैं आपको बोलूं इस कहानी में a1 अपॉन a2, ध्यान से सोचना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू में b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू में c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2 है। देखो 1/1 y के लिए, 1/1 z के लिए -1/-1 है ना, और इधर देखो d के नाम पे 1/2। तो इकलौता आदमी है, यहां पे 1/1 आ रहा था, यहां पे 1/1 आ रहा था, यहां पे 1/1 आ रहा था, बट ये वाला पंगा कर गया। तो जब भी 3 चीजें मैच कर रहे होते ना वेरिएबल वाली, तो हम उसे कहते हैं पैरेलल है। अरे आपको याद है ना, हमने बोला अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्या आपको याद है किसकी निशानी ये है? पैरेलल लाइंस की। याद है आपको, ये पैरेलल लाइंस की निशानी थी। अगर बाय द वे यहां पर कहानी में 3 जने आ जाएं, तो ये पैरेलल प्लेन की निशानी है। तो देखो जरा, इन तीनों को ध्यान से देखो, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। आपको लग रहा है हर कहानी में a1 अपॉन a2, a1 b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, बट नॉट इक्वल टू, ये वाले रेशो सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अपने को यहां से समझ में आ रहा है साफ साफ, ओ भाई, ठीक है, हम कहां हाथ रख दिए, अंडू करो, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा बच गया। आप तो ध्यान से समझो। एक सेकंड, ये वाला हटा ही लेते हैं, है ना, ये वाला, इसके अंदर क्या पीछे छुपे हुए सारे तत्व तो बाहर आ जाएंगे आप। हाँ, सुनते जाओ आप, तो कोई बात नहीं, अपने पास बच गई ना, किस्मत अच्छी है। तो देखो जरा, है ना, कभी भी आपको है ना प्लेन दे रखो ना, तब भी आप दिमाग लगाना कि एक और कहानी है जिससे नो सॉल्यूशन आ सकता है। नो सॉल्यूशन के लिए अब अपन सोचो, नो सॉल्यूशन हमारे वाले केस में कब आया था? हमारे केस में नो सॉल्यूशन कब आया था? 1 मिनट। नो सॉल्यूशन तो तब आ सकता है जब इधर वाला 0 हो, बीच में कोई बंदा फंसा हो, और इधर वाला 2 हो जाए, तब एक्स हाथ खड़े कर देगा कि भाई मेरे बस का नहीं है कि मैं 0 से गुणा करके तेरे को 2 दिलवा दूं। याद आया आपको? तो नो सॉल्यूशन आने के लिए आपके डी का 0 होना मस्ट है। नो सॉल्यूशन आना हो तो आपके डी का 0 होना मस्ट है। पर D1, D2, D3 में से कोई एक जना पंगा कर दे, क्योंकि D1 अगर बाय द वे 2 आ गया, याद है ना, D इंटू एक्स बराबर में D1 होता था, कुछ याद आ रहा है आपको? तो नो सॉल्यूशन कब आया? नो सॉल्यूशन तब आया जब D तो 0 बन गया, लेकिन इधर वाले ने 0 बनने से इनकार कर दिया, तब कैसे सॉल्यूशन आए? नो सॉल्यूशन आया। लेकिन इस केस में अगर आप इसका D देखोगे ना, है ना, इस केस में जब आप इसका D चेक करोगे तो आपको पता चलेगा आपका D जो है, ठीक है, देखो एक सेकंड, मैं इसमें आपसे D पूछता हूं, चलो D निकालते हैं, आ जाओ। D पता है आपको कितना आएगा, बताओ आप? 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 कितना है बेटा? 0। अब जल्दी से D1 निकालते हैं, आजा बेटा, D1 और निकाल लेते हैं जल्दी से। D1 के टाइम पे 1 2 3 यहां कर दूं,
अच्छा ये बाकी तरफ 1 -1 1 -1 1 -1, अब बताओ इसका आंसर क्या आया? 0 आया। इसका मतलब ये कि हमारी नजरों से देख रहे थे तब हमारे को 0 इंटू एक्स बराबर 0 दिख रहा था और हमें लग रहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं, हाँ या ना? सोचो ना अब एक्स के नाम पे। लेकिन यहां क्या हुआ, जब हमने गहराई से जाकर के तीनों प्लेनों को देखा ना तब हमें चक्कर आ गए कि यार तीनों प्लेन पैरेलल हैं। अब कोई तीन प्लेन अगर पैरेलल, बताओ इनमें कॉमन पॉइंट क्या है? क्या कोई तीन पैरेलल प्लेन में कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले थे, जब हमने गहराई से प्लेन देखा तो प्लेन देखने पर नो सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया? नो सॉल्यूशन मिल गया। ये खेल है, बस एक ही जगह पे वो आपको भ्रामक सिचुएशन में ला सकता है। सीधे बाई चांस अपनी किस्मत इतनी बढ़िया थी, उसी जगह पर अपना डायग्राम खुल गया और आप क्लैरिटी से देख पा रहे हो तीनों का कलर डिफरेंट है, इसलिए आप देख के पहचान सकते हो कि हाँ यार ये बात सही है। यही बात मेरे को बस एक ही पूरी कहानी में एक ही जगह पर है ना, जिसे क्या बोलते हैं आप लोग केमिस्ट्री में, एक्सेप्शन है ना। एक ही जगह पर आकर के एक्सेप्शन है, बाकी किसी जगह पर हमारा एक्सेप्शन नहीं है, कहीं नहीं है। बाकी सभी जगह पर जो चार्ट अपन ने बनाया उसमें मस्त काम होता है। जैसे अगला देख लेते हैं, ये देखो आप जरा, ये एक और तरीका है जब हमारे पास में कोई हल नहीं आ रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। देखो जरा, अगर भाई आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये सपोज करो ये हमारा प्लेन 1 है, नीचे वाला प्लेन 2 है, ये जो हल्का ग्रीन है वो प्लेन 3 है। तीनों प्लेन तीनों प्लेन एक साथ किसी जगह नहीं मिले। देख पा रहे हैं आप? तीनों प्लेन एक साथ किसी जगह नहीं मिले, अलग अलग। देख सकते, ये दो मिल गए यहां पे, ये दो मिल गए यहां पर, और वो दो मिल गए पीछे, लेकिन एक साथ तीनों नहीं मिले हैं। अगर एक साथ तीनों मिले नहीं मिले तो भी हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब नो सॉल्यूशन की तो शर्त ये थी ना सर जी, डी मतलब इधर वाला 0 हो जाए बट इधर वाला कुछ और नंबर बन जाए, यही तो शर्तें थी हमारी नो सॉल्यूशन की। क्या सर यहां पे पूरी करके दिखा दोगे? मैंने कहा 100% है, मान जाना डी 0 आएगा। मैं आंखें बंद करके बता सकता हूं, अदरवाइज जाएगी नहीं गाड़ी। देखो डी के 0 होने के चांस देखो, 1 - 3 2, इधर की तरफ 4 1 -1, इधर की तरफ देखो 6 - 5 3, ऐसा होगा। ठीक है, जल्दी से मिलाते हैं। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3, ठीक है, बाजू वाले इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 36, ठीक है। अच्छा, इधर वाले तीनों का मल्टीप्लीकेशन 5, सही है, माइनस अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 12, ठीक है। इन तीनों ओ मैं गलती कर गया गलती कर गया। रुको, मैं एक्चुअल में क्या ये हो सकता है मेरे साथ ना, मैं इसको बार बार देखता हूं। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना? 3। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 18, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 40, बिंदास माइनस। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 12, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 5, उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन -36, है ना भाई? मिलाएं हमारे हिसाब से 18 और 3 21, 21 में से 40 गया 19, माइनस का 19 आ रहा है। माइनस इधर आ जाओ जरा, 12 और 5 17, ठीक है। 17 और 19 36 होता है। क्या कहते हो? इधर से भी -19, बताओ 0 आया कि नहीं आया? अब 100% था, मैंने कहा था ना डी का 0 आना क्यों पक्का है, क्योंकि इधर साथ वाला जब 0 होगा ना तब कोई एक जना गड़बड़ कर देगा। अब कोई एक जना गड़बड़ कर देगा, या तो आपका D1 गड़बड़ कर देगा, या आपका D2 गड़बड़ कर देगा, या D3 गड़बड़ कर देगा। कोई नॉर्मल नंबर आ जाएगा, और नॉर्मल नंबर आते ही देखो इसने लिखा भी है D की वैल्यू 0 है। देखो अपन को कह रहा है ना, ये दिखा आपको यहां पे D की वैल्यू 0 है, और D1 की वैल्यू अगर आप पढ़ पा रहे हो तो D1 की वैल्यू 20 है। D1 की वैल्यू कितनी है? 20। D2 की वैल्यू कितनी है? 180, ठीक है। D3 दिख नहीं रहा, 260 हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी गुणा करके 20 लिया होगा 0 से? आप में से कई लोगों को समझ में आ गया, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अब आपको दोनों बातों पर यकीन आया होगा। इस रास्ते से हमको ऐसा डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम हम देख क्यों रहे हैं? डायग्राम हम दो कारणों से देख रहे हैं। आज के दिन पे हमारी आने वाले टाइम की एक जरूरत पड़ेगी 3D चैप्टर की। तो 3D चैप्टर के दौरान आपकी इमेजिनेशन हल्की फुल्की यहां से डेवलप हो सकती है। हालांकि ये सारा पार्ट उठा दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, लेकिन फिर भी देखो, अब आप में से कई बच्चे ना इसको नहीं देख पाएंगे। आगे क्या? हाँ लगाओ ना, है ना। इसकी जगह पर हमारे पास आ गया ना, देखो ये लो,
अब यूनिक सॉल्यूशन देखो आप, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है सर, देखा तो दो एक बार फोटो में, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, एक मिनट, पहले अपन ये सोचते हैं हमारे यूनिक सॉल्यूशन आता कैसे था, ये तो गया भाड़ में, अपन दिमाग लगाते हैं यूनिक सॉल्यूशन कैसे आ सकता है। यूनिक सॉल्यूशन दो तरह का होता है, देखो यूनिक सॉल्यूशन कैसे कैसे आ सकता है, या तो तीनों 0 0 0 हो, या तीनों में से कोई एक नॉन जीरो। सही है, याद आया आपको? अरे जैसे एक किसी ने आंसर आपको 1 2 3 दे दिया, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है क्या? 1 2 1 भी एक यूनिक सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन ये वो यूनिक सॉल्यूशन है जब आपका आंसर ट्रिवियल कहलाएगा। इस वाले केस में आपका आंसर नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। लेकिन सर ये 0 0 आया कैसे? आप सोचो जरा, 0 0 लाना हो तो 0 0, तो अब देखो जरा, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? एक्स की। एक्स कितना होता है बेटा? d1/d होता है कि नहीं होता? अब बताओ, किसी एक्स का आंसर 0 तभी आ सकता है जब d1 भैया 0 रहे हो, और नीचे वाला 0 ना हो, समथिंग हो। इसका मतलब d 100% है, d नॉट इक्वल टू 0 रहा है। तो जब आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो उसमें पहली कंडीशन होगी d नॉट इक्वल टू 0। और d1 d2 d3 से माने Δ1 Δ2 Δ3 0 होते हैं नहीं होते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 100% है, नीचे वाला अगर 0 नहीं है, ऊपर वाला कुछ भी होता रहे, या तो ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल, बट यूनिक सॉल्यूशन आना पक्का है। अब यूनिक सॉल्यूशन को जरा ग्राफ में देखते हैं। देखो साहब, ये आपका प्लेन P1 था, ये जो व्हाइट कलर का प्लेन है ना, ये वाला व्हाइट कलर का प्लेन जो जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये दिस प्लेन इज P2। ठीक है, और एक जो प्लेन पीछे से आ रहा है ना, ये प्लेन एक और पीछे से भी आ रहा होगा, जो आपको हल्के हरे रंग से दिख रहा है ऐसा, राइट है, ऐसा जाता हुआ, ये प्लेन आपका P3 प्लेन है। अब दोनों तीनों प्लेन आकर के किसी एक पॉइंट पे कॉमनली मिले। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? है ना, ये है खेल। ठीक है, चले आगे, है ना। गूगल पे ये आउट ऑफ सिलेबस दिख रहा है, देखने दो यार, गूगल वाले पागल है, इस बार इतना भयानक वाला दिया। देखो एक और नौ सॉल्यूशन। अच्छा, ये जैसे पिछला वाला यूनिक सॉल्यूशन था, क्या आपको पता है, ये देखो जरा ध्यान से, क्या ये दो प्लेन, बहुत जल्दी जल्दी सोच के बताना, क्या ये वाला प्लेन और नीचे वाला ये गहरा हरा प्लेन, आपको लगता है ये दोनों प्लेन पैरेलल है? हाँ या ना? अगर ये दोनों, अच्छा दोनों के बीच में दूरी है या नहीं है कुछ? अगर देखो ना, अलग अलग दूरियों पे है। क्या ये तीनों प्लेन, या क्या ये तीनों प्लेन किसी एक जगह पे इकट्ठे हुए? तो नो सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तीनों प्लेन पैरेलल पे हमारी बातचीत हो गई है, तीनों प्लेन एक दूसरे से इंटरसेक्ट ऐसे कर जाएं। तो अब देखो ये हुआ ना, जैसे अपने रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर के तीन अलग अलग दुनियाओं में पेज खोले हैं इसने। पहला पेज, ठीक है, दूसरा पेज पीछे की तरफ से दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको। ठीक है, एक तीसरा पेज और है, ये रहा। अब बताओ, ये तीनों पेज क्या इसकी यहां स्पाइरल जो जाती है वहां से भिड़े हुए हैं एक दूसरे से? अब बताओ, स्पाइरल पे कितनी जगह पे एक दूसरे को टच करेंगे? इनफाइनाइट, इसीलिए इट विल गिव मी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब सोचते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आ सकता है, ऐसे उल्टा सोचते हैं, इसको मत देखना, इसकी जगह पर अपन खुद दिमाग लगाते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है? जब इधर वाला 0 हो, 0 इंटू एक्स बराबर 0। बताओ एक्स के नाम पे कितने नंबर लाओगे? इनफाइनाइट, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो एनीथिंग माने इनफाइनाइट आंसर लिख सकता हूं मैं। 0 इंटू वाई बराबर 0, इसका मतलब पक्की बात है डी भी 0, D1 भी 0, डी भी 0, D2 भी 0। 0 इंटू जेड बराबर मैंने डी भी 0, D3 भी 0। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं? जब पहली शर्त होती है कि D 0 हो, और दूसरी शर्त होती है D1 D2 D3 ऑल 0 हो जाए, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूं, अगर इसमें कोई पेज वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। राइट है, ये तो हुआ हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो बॉस आगे बढ़ेंगे। रेडी, करें कुछ क्वेश्चंस फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्व 5x माइनस 7y प्लस का z बराबर 11। यहां दे रखा है 6x माइनस का 8y माइनस का z बराबर माइनस का z इज इक्वल टू 15। यहां दे रखा है 3x प्लस का 2y माइनस का 6z इज इक्वल टू 7। राइट है, ये हमारे को दे रखा है ना। इस जगह पर आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि हमने भोगला मेथड सीख करके सर बहुत अच्छा किया अपन है।
है ना। जैसे मैं मान लो डी निकालता हूं, डी निकालते टाइम पे 5 -7 1 6 -8 -1 3 2 -6 ये लिख दिया मैंने। ऐसे ही मैं D1 लिख लेता हूं। D1 के टाइम पे है ना -7 1 -8 -1 और 2 -6, माने ये दो तो सेम रहते हैं, बस ये 11 5 7 15 7 पहले वाले की जगह आ जाता है। 11 15 7 ये D1 हो जाएगा। इधर लिख देते हैं D2। D2 के नाम पे 11 15 7 बीच में आ जाएगा। D3 के टाइम पे 11 15 7 साइड में आ जाएगा। राइट है, 11 15 7 यहां साइड में आ जाएगा। ओके यहां हो जाएगा कितना 5, अरे यार ये अलग ही चलता रहता है, 5 6 3 यहां 1 -1 6, यहां कितना हो जाएगा 5 6 3 -7 -8 2। अब आ जाओ मिलाते हैं। रेडी? हाँ एक मिनट, किसमें D2 में? हाँ ये वाला -6 ठीक है। हाँ भाई आ जाओ फटाफट से। अभी सोचो अपना कितना बढ़िया काम है, 4 हमारे को सॉल्व करने हैं। मिलाते हैं। पहला काम माइनस ये वाला, आइए इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 40 दूनी 240, वेरी गुड है ना। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस का 21, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस का 12, ठीक है। ये मिलाकर के हो गया है, ये दोनों मिलाकर हो गया 33 273 माइनस है ना। अब जरा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 24, ठीक है, तो एक तरह से प्लस का 24 और हो गया, ठीक है। अच्छा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 10, तो एक प्लस का 10 और कर दो। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 7 6 42, 42 इंटू 6, ठीक है, कितने 252, तो माइनस का 252। तो पहले तो इसमें से ये कम करवा देता हूं, तो 21 तो यहां का रह गया, 21 प्लस 24 है ना 50, ये 55 हो गया। चलो है ना, चलो फर्स्ट आंसर तो आ गया। अब आपको समझ में आया? ये अगर भाई हमने ये सब नहीं सीखा होता हम वैसे ही लगे होते 11 मल्टीप्लाइड बाई, याद है जो नॉर्मल हमारा प्रोसीजर होता है वो लगाने में लगे होते तो हम मर ही जाते। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 8 6 48 इंटू 11 48, ठीक है। 8 8 4 12 का 2 हंसे लगी 1 528, ठीक है। और यहां रह गया प्लस का 49, ठीक है, और इधर रह गया प्लस का 30, ठीक है। ये दोनों मिलाकर के हो गया 79। 9 अगर इसमें जोड़ देता हूं तो ये हो गया 537 607 आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हो तो देख लेना फिर भी माइनस है ना। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 56, शानदार, तो एक प्लस का 56 और दे दो भाई। हाँ चेक कर लेना अगर मेरे से कोई गलती। क्या? एक मिनट, ठीक है। एनीवे मैं क्या सोच रहा था है ना, ये हो गया माइनस का 56 और ये हो गया माइनस का 22, तो ये हो गया प्लस का 22। अरे भाई इतना कितना भारी जाने वाला है ये, 15 इंटू 42, 15 इंटू 42, एक तो आपका लकी नंबर और 210 और जोड़ लूं मैं, ठीक है। कितना 630, कितना 55 आ गया क्या? अच्छा गुड वन है ना। D2 पे आ जाते हैं। तो अब आप एक काम करो, आप D3 निकालो, मैं D2 में निकाल देता हूं, है ना। सारे मिलकर के एक ही चीजें निकालेंगे तो क्या ही निकाल पाएंगे फिर, ठीक है। ये हो गया कितना 30 450, तो इसके गिन दो माइनस का 450, है ना। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 33 प्लस का 42, 11 और कम कर लेते हैं इसमें से, माइनस का 4 3 9, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस का 45 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 36 इंटू 11 36 36 396, एक मिनट 396 माइनस का 396, ठीक है। कितना रह गया था भाई ये 45 और माइनस का 396 है ना 32। इसका आंसर -55 आ रहा है क्या? मैं सीधे ही लिख देता हूं, बचाओ समय का बचाओ। हाँ भाई
लास्ट वाले का भी -55 आ रहा है। गॉट इट। चलो बढ़िया, धन्यवाद, हमारा सबका समय बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, बोर्ड में तो नाच नाच के करता है आदमी। अरे ये तो फिर भी आपको पता है, ऐसा लग रहा है अभी जैसे जैसे अपन क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो पहला क्वेश्चन करा था ना, तो सर देवता था, सर देवता। ठीक है, बगुला मेथड सच में अच्छा है। चलो अच्छा अच्छा, चलो सुनो, अब काम की बात पे आते हैं ना। अपने को सॉल्व करना है, अपने को तो आंसर देना है। ठीक है, वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं क्या, है ना, एक तीसरा मेथड होता है, उसे मेथड ऑफ एनालिसिस कहते हैं। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो ये जेड हट जाता है, एक्स और वाई के अंदर वैल्यू आती है, उसको तीसरे वाले में डाल सकता था। वो बहुत फास्ट एक्टिंग है। ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। पहले आपको ये मानना पड़ता है कि यार मैं इस वाले मेथड पे उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, तब जाके आपका दिमाग कहता है वो कि हाँ एक्सेप्ट करते हैं। खैर फिलहाल अपन आगे चलते हैं। सुनो, अब हमारे पास D1 D2 D3 आ गया है ना। हम इसको अभी तक सेकेंड स्टेप अब लिखते हैं कि हमारे पास में D की वैल्यू आ गई 55, D1 की वैल्यू आ गई 55, D2 की वैल्यू आ गई माइनस का 55 और D3 की वैल्यू आ गई माइनस का 55। इज दैट सो? तो सबसे पहले हमारे को x निकालना था। x की वैल्यू होती है D1 by D, तो दैट इज 55 by 55, 55 by 55 इज 1। y की वैल्यू आ रही है हमारे पास में D2 by D, दैट इज माइनस का 55 डिवाइड बाई 55, तो फाइनली इट इज -1। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, दैट इज D3 by D। D3 by D इज ऑल्सो माइनस का 55 by 55। ठीक है, तो दैट इज -1। तो फाइनली हमारे पास में जो XYZ के नाम पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ना, तीनों एक दूसरे से 1, -1, -1 पे मिल रहे हैं, -1, -1 पे मिल रहे हैं। इज दैट सो? अच्छा, जो भी हमारे पास में XYZ के आंसर आए ना, उसको देख करके आप क्या बता सकते हो? पहली बात, कोई आंसर आया या नहीं आया? हाँ, तो पहला तो सबसे पहले एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, दूसरी बात, एक आंसर आया, मल्टीपल आंसर आए, तो यूनिक सॉल्यूशन बोल दूं। अच्छा, दूसरी बात, आंसर 000 आया है अदर देन 000 आया, तो नॉन ट्रिवियल भी आया। डन, ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, है ना। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है अपने पास में, सेकंड क्वेश्चन। इसको देखकर आप ये सब परेशान मत हो, आप ये सब अपने को करना ही है अल्टीमेटली। हाँ, ऐसे ऐसे दिमाग नहीं लगाना आपको। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व, है ना। यहां पे लिख रखा है x + y + z = 0, ना सॉरी 1 = 1। ठीक है, यहां दे रखा है x प्लस में 2y प्लस में 3z = में 4। ठीक है, यहां दे रखा है x प्लस में 3y प्लस में 5z = में कितना? 7। और क्वेश्चन वाले ने कहा इसे सॉल्व कर दो आप। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। अब सुनो आप जरा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं d लिखता हूं, d की वैल्यू लिख रहा हूं 1 1 1 1 2 3। ठीक है, 1 3 5, डन। अब आते हैं D2 पे। D2 की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना? 1 4 7। ठीक है, बाकी 1 2 3, इट इज 1 3 5, डन। अब आते हैं D3 पे। D3 पे क्या कहानी है सुनो आप। D3 पे हो जाएगा 1 1 1, इट इज 1 4 7, इट इज 1 3 5, डन। सही है। अगले नंबर पे आते हैं D, ओ सॉरी ये D2 है, हाँ इट इज D2। आते हैं अपन किस पे? D3 पे। D3 की वैल्यू पे आ जाते हैं। D3 हमारे लिए कितना हो जाएगा? 1 4 7, लास्ट वाली लाइन हो जाएगी 1 4 7, और आगे हो जाएगा 1 1, इट इज 1 2, इट इज 1 3। ठीक है, आप ये पीछे के दो का आंसर निकालो, मैं आगे वाले का बना देता हूं। ठीक है, ये अपनी तरह से दे रहा है 10 प्लस में 3 प्लस में 3, बना लिया क्या आपने? इधर से आंसर आ रहा है 2, इधर से आंसर आ रहा है 9, एक मैं बना ही देता हूं प्लस का 5, है ना। तो मेरे को मिल रहा है 9 5 14 और 2 16, आगे वाला भी 16। आंसर सही बोल रहे हो आप लोग, 0 आएगा, है ना भाई। ये D1 है ना, D1 की वैल्यू 0 आ रही है क्या? चेक कर लेते हैं। 10 प्लस के अंदर, है ना, 10 प्लस में 21, प्लस के अंदर कितना? 12, है ना, माइनस के अंदर इधर मिला लेते हैं। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 14, है ना, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 9, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 20। ठीक है, और
20 और ये अपने यहाँ पे कितना बन गया था, ये दोनों मिलाकर 23, 53 बन रहा है, ठीक है। और इधर की तरफ भी 53 ही बन रहा है। वेरी गुड, सही कह रहे हो तुम, 0 आ रहा है भाई। अब इसका और देख लो, ये भी 0 आ रहा है क्या? पक्की बात है, सारे 0 आ रहे हैं। श्योर हो आप लोग? तो जैसा बताया जा रहा है, हमारे को पता चल गया कि अब हमारे पास में सेकेंड स्टेप कहता है कि d बराबर 0, d1 बराबर 0, d2 बराबर 0, d3 बराबर 0, राइट है। हमारे पास में d1 d सर ऑल 0, वेरी गुड है ना। क्या नाम है, जानवी, वेरी गुड है ना, अच्छा है ना। अब हमारे पास में, जब हमारे पास में सारे 0 आ गए, तो हमको पता है ना हमारा x होता है d। अब देखो सोचो, d के 0 होते ही नीचे 0 जा नहीं सकता। 0 इंटू एक्स, यहां पे 0 इंटू वाई, यही चलेगा, 0 इंटू जेड ही चलेगा। सोचा आपने? अब राइट हैंड साइड पे d1 की जगह 0, d2 की जगह 0, d3 की जगह 0। अब आप ही बता दो 0 की किससे गुणा करके 0 आ सकता है, और कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं बताओ? इनफाइनाइट, एक्स वाई जेड इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख दो। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो आएंगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट है ना। अब मान लो किसी ने कहा कि नहीं साहब हमें तो आंसर दो प्रॉपरली, तो मैं तीसरा स्टेप चल रहा हूं, ठीक है। मान लो जैसे ये आईटी में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आईटी में था, उन्होंने कहा आंसर देके जाओ आप, तो हमने कहा लो भाई आंसर लो, एक्स की वैल्यू टी ले ली हमने, सही है। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर हमने टी ले ली, तो वाई और जेड की वैल्यू क्या ली जाएगी, ये बताओ तुम तो। दो इक्वेशनों को सॉल्व करूं मैं आपके लिए? ले लेते हैं, चलो आप कह रहे हो तो। एक्स माइनस वाई माइनस जेड ऐसे ले, रतन कुमार कह रहे हैं मैंने तो एक का एलिमिनेशन करके आंसर निकाला भाई, राइट। चलो देखते हैं, एक मिनट, एक काम करते हैं, x प्लस वाई प्लस में t बराबर में 1 लिखा, इधर लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस में 3t बराबर में 4, ऐसा लिख दूं, है ना। अब एक काम करते हैं, माइनस कर देता हूं, क्या कहता हूं, माइनस कर दूं, सही है। अरे सॉरी, वेरी सॉरी, मैं z की जगह पे ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने x की जगह ले लिया था, कोई बात नहीं, z की जगह ले लेता हूं। अगर मैंने z इक्वल टू टी ले लिया है ना, तो मैंने ऐसा लिखा, लिखने के बाद ये दोनों कट गए, ये दोनों भैया मेरे को दे रहे हैं माइनस का y, ये दे रहे हैं माइनस का 2t, और ये दे रहे हैं मेरे को घट करके माइनस का 3। इससे मुझे माइनस वाई बराबर में दिख रहा है 2t माइनस 3, तो फाइनली y की वैल्यू मुझे दिख रही है 3 माइनस 2t। क्या कहते हो आप, एग्री? अच्छा, अब मेरे को निकालना है सिर्फ, बच गया x, तो एक काम करते हैं, x की जगह पर इसी को वापस कॉपी करता हूं, x की जगह x लिखता हूं, y की जगह पे लिख देता हूं 3 माइनस 2t, क्योंकि y की वैल्यू अभी भी निकाली, और z की जगह लिख देता हूं प्लस का t, और ये बराबर 1 है ना। तो मेरे पास में ये कट पिट के रह गया x प्लस 3, ये दोनों घट के रह गया माइनस का t बराबर में 1। तो x की फाइनल वैल्यू आ रही है, t इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 3 इधर आकर माइनस का 2, क्या कहते हो, तो t माइनस 2 बन गया। तो फाइनली हमारे पास में जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है ना, z की जगह t, y की जगह 3 माइनस 2t, और x की जगह पे t माइनस 2, और यहां साइड में लिख दूंगा t बिलोंग्स टू r। तो दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर अस, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात पकड़ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब जिनको ये वाली बात पकड़ में आ गई उनके लिए अगला क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब भी, हाँ बोलो तुम। हाँ, आंसर डिफरेंट आता, और इसी वजह से मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट में सारे आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नहीं चेक नहीं करना होगा आपको, अपने आंसर को उसमें देना होगा। अगर भाई वो सॉल्यूशन मांगे तो सॉल्यूशन टी के टर्म्स में देना, वो आपको देखते ऑप्शन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा बी ए रियल नंबर, ठीक है, फॉर विच, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, यहां दे रखा है 4x, प्लस के अंदर
लैम्डा वाई माइनस का लैम्डा जेड इज इक्वल टू 2, और दूसरा दे रखा है 3x प्लस में कितना 2y माइनस का 4z इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, देन लैम्डा इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और पहले ऑप्शन दे रखा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 बराबर 0। सेकंड ऑप्शन दे रखा है लैम्डा स्क्वायर प्लस में 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। अगला ऑप्शन दे रखा है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगला ऑप्शन दे रखा है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। हमारे पास में अगलों ने 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है और जरा विचार कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। क्या कहते हो आप, बताओ जल्दी जल्दी, सोच समझ करके अपने आंसर पे चलते हैं। रेडी? ओके, सबसे पहले ये कह रहा है कि इसके पास में कितने सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी आ सकते हैं जब 0 यहां हो, पास वाला x और इधर वाला भी 0 हो। अब x के पास में इनफाइनाइट वैल्यू जा सकती है, याद करो आप। इसका मतलब शर्त नंबर 1 है d का 0 होना, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि फर्स्ट कंडीशन इज d शुड बी 0। इनफाइनेटली मैनी के लिए पहली कंडीशन है कि d भैया 0 हो जाए। इसका मतलब अगर भाई तो मैं d की बात करता हूं तो d के नाम पे 1 1 1, इधर की तरफ देखा जाए 4 लैम्डा माइनस लैम्डा, इधर की तरफ देखा जाए 3 2 माइनस 4, और ये बराबर 0 आना चाहिए, ठीक है। लेट्स डू इट। इसका तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 4 लैम्डा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 3 लैम्डा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 8, माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज 3 लैम्डा, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज माइनस का 2 लैम्डा, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज 8 इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 4, श्योर है? मेरे को चेक करना ही पड़ेगा, मिला लेते हैं ना, जल्दी किस बात की है। माइनस का 7 लैम्डा प्लस का 8, ये मिला करके रह गया माइनस का लैम्डा और एक माइनस का 8। मेरे आंसर तो 0 ही आ रहा है। आपका भी लैम्डा 0 आ रहा है। एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दी होगी, मेरे को चेक करना चाहिए। माइनस का 4 लैम्डा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 3 लैम्डा, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज 8, परफेक्ट है ना। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज 3 लैम्डा, है ना, इन तीनों का, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 2 लैम्डा, ठीक है। इन तीनों का, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 16, ये माइनस का 16 होगा, तो माइनस का 16 ये मिलाकर के हो जाएगा प्लस का 16, ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरे पास हो गया है माइनस का 8 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 24, सही है क्या? तो फिलहाल मेरे पास में लैम्डा की वैल्यू आ रही है 3, क्या कहते हो, है ना। लैम्डा की वैल्यू 3 किसको सेटिस्फाई करेगी? 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, बिल्कुल कर रही है भाई। और किसको करेगी? यहां कितना 9 प्लस 9 माइनस 4, नहीं कर रही भाई। यहां कर रही है 9 प्लस 3, नहीं कर रही भाई, है ना। यहां कितना कर रही है 9 माइनस 9, नहीं कर रही भाई। मतलब बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब बताओ, ये इस तरह क्वेश्चन दे रहा है वो मेंस में, है ना। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा, इसी तरह के दे रहा है, ये नहीं बोला मैंने, इस तरह के दे रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है एक, जरा चेक करते हैं अपने पास में इसमें अवेलेबल हो तो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जे एडवांस का क्वेश्चन है ये वाला, है ना। ये जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वाले ने, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो ना, तो आप में से कई बच्चे जो इसको देख कर डर सकते हैं ना, वो इसको ऐसे नहीं समझे। ये ऐसा लिखा हुआ है, x प्लस में लैम्डा y प्लस में लैम्डा स्क्वायर z बराबर 1। ये लिखा हुआ है x अल्फा प्लस के अंदर y, है ना, प्लस के अंदर अल्फा z बराबर में -1। अगले वाले में लिखा है अल्फा स्क्वायर x, ठीक है ना, प्लस के अंदर अल्फा y प्लस के अंदर z इज इक्वल टू 1। ये ऐसा लिखा हुआ है बेसिकली, समझ गए आप, है ना। अब क्वेश्चन को सुनना आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपके पास में कितने सॉल्यूशन है?
इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन याद है ना, मैंने क्या सिखाया? इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तब आ सकते हैं जब 0 इंटू एक्स बराबर 0 आ जाए। याद आ गया आपको? इसका मतलब एक शर्त तो पक्की है कि डी तो 0 है ना। तो सबसे पहले डी को 0 अटकाते हैं, तो डी की जगह लिखता हूं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, यहां पे अल्फा 1 अल्फा, यहां पे अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1, ये बराबर 0 होना चाहिए। तो बिल्कुल जल्दी नहीं, एकदम पेशेंसली, ये इट इज 1, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा पावर 4, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा पावर 4 माइनस, दौड़ करके अगले वाले पे चलते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा पावर 4 प्लस के अंदर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज अल्फा स्क्वायर, उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज गिवन 0। राइट है। अल्फा पावर 4 से अल्फा पावर 4 कट गया, फिलहाल मेरे पास रह गया अल्फा की पावर 4 प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0। क्या कहते हो आप? है ना, और वो भी माइनस का, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, इससे अल्फा स्क्वायर बराबर हो गया 1, माने अल्फा की 2 कहते हो आप, है ना, और वो भी माइनस का, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, इससे अल्फा स्क्वायर बराबर हो गया 1, माने अल्फा की 2 वैल्यू आ गई 1 और -1। मानते हैं आप ये बात? है ना। अच्छा, अब जरा सुनो, आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। एक तो हमारे पास में, ओह शाबाश, ओके, अंडू क्या करें? इसको कॉपी कर लें, इसको कॉपी कैसे करते हैं? ऐसे, आ गया, है ना। अब क्या करना था अपने को? अरे रुको ना यार, तब तक मैं इसमें डी दोबारा ही लिख दूंगा, इनकी खोपड़ी पे लिख दूंगा मैं। 1 क्या चल रहा था? यही था 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1। मैं इतना टेक्निकली रिच इतनी जल्दी हो नहीं पाऊंगा। तो क्या निकला था अपन तीनों का मल्टीप्लिकेशन? ये निकला था 1 निकला था, और ये वाला कितना निकला था? अल्फा पावर 4, ये अल्फा पावर 4 माइनस के अंदर कितना? अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये बराबर 0 निकला था। अल्फा की पावर 4 प्लस के अंदर कितना? ये दोनों अल्फा की पावर 4 निकले थे, ये दोनों तो कट गए थे, है ना। यहाँ पे हो गया था कितना? ये भाई ये वाला इरेजर ही गलत है, ठीक है। यहां पे निकला था अल्फा की पावर 4 माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0, ये फाइनल निकला था अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बराबर का होल स्क्वायर बराबर 0। अल्फा की वैल्यू 1 और -1 आ गई थी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब अल्फा की वैल्यू 1 और -1 आई थी, उससे पहले हम लोगों ने x प्लस में अल्फा y प्लस के अंदर अल्फा स्क्वायर z बराबर 1 लिखा था। दूसरे वाले में लिखा था x अल्फा प्लस y प्लस में अल्फा z बराबर -1। तीसरे नंबर पे क्या लिखा था? अल्फा स्क्वायर x प्लस के अंदर अल्फा y प्लस के अंदर z बराबर में 1। ये समझ में आया आपको? है ना। अब मैं अल्फा की जगह 1 रखता हूं, अल्फा की जगह अगर मैंने 1 रख दिया तो क्या बन जाएगा? x प्लस में y प्लस में z बराबर 1। पहला तो ये बन गया, अल्फा की जगह 1 रखते ही बन गया x प्लस में y प्लस में z बराबर -1। अब रुक जाओ, यहीं आपको पता होना चाहिए, इन दोनों को देखकर कोई पैरेलल वाली फील आ रही है? अरे इन दोनों को देखकर कोई पैरेलल वाली फील आ रही है? अरे सोचो, ये मैं सिखाया था आपको, ये दिख रहा है आपको? a1 अपॉन a2 1/1, b1 अपॉन b2 1/1, c1 अपॉन c2 1/1, बट नॉट इक्वल टू d1/d2। अब तीसरा वाला, ये दोनों ही नहीं मिले, ये दोनों ही नहीं मिले, तीसरा कितना भी मिल ले, ये दोनों ही नहीं मिले, तीसरा कहीं से गुजर जाए, अब तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब ऑल थ्री विल नॉट गिव सिंगल सॉल्यूशन। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 पर नो सॉल्यूशन है सर। दिख रहा था हालांकि कि डी के 0 होने पर आपकी बात सच निकलती, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते, बट आपने एक जगह बताया था कि इसमें एक लफड़ा हो सकता है और वो निकल गया, और यही एडवांस का पर्पस था कि आपको याद दिलाया था, तुम्हारे टीचर ने बता के भेजा था ना। चलो बताओ क्या बताया था, पूछ लिया उसने ऐसे। अब अल्फा की जगह पर अगर आपने -1 रखा, सेकंड स्टेप, ठीक है। नाउ इट इज थर्ड स्टेप, ठीक है। इट वाज फर्स्ट स्टेप, ठीक है। हाँ भाई, अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। अल्फा जब -1 था तब भी लफड़ा था क्या सर? x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1। दूसरे नंबर पे -x प्लस का y माइनस का z इज इक्वल टू -1। आप में से कोई अगर समझ पाए तो ये लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस का z इज इक्वल टू 1। क्या ये दोनों पैरेलल हैं क्या? जल्दी बताओ, क्या ये दोनों पैरेलल हैं क्या? क्या ये दोनों पैरेलल है या नहीं है? पैरेलल है या नहीं है? जल्दी बोलो। नहीं है, क्योंकि कोइंसिडेंट है। इसका मतलब अभी तक इनमें जान बाकी है, अभी भी जान बाकी है। अब अल्फा की जगह -1 इसमें रखता हूं, x माइनस वाई प्लस का z, ठीक है, इजिकल टू 1। हाँ भाई, क्या कहते हो? x माइनस वाई प्लस का z इजिकल टू 1। बताओ
ये और ये तीनों को देख के कोई आइडिया लग रहा है कि तीनों के तीनों कोइंसिडेंट है? कितने सॉल्यूशन दोगे आप? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या कहते हो? और यही बोला था इसने भी। क्या अब आपके दिमाग में आ गया? ये कहानी पकड़ में आ गया आपको, है ना? अरे किसी भी साइड चले जाओगे ना, आपको खटखट 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 पकड़ में आता है। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है? जैसे कुछ भी बोल दिया, ये सारे के सारे क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है? देखो क्वेश्चन में, देखो आपके सामने एक प्लेन ये रहा, ठीक है? एक प्लेन आपके सामने ये रहा, एक तीसरा प्लेन आपके सामने ये रहा, और क्वेश्चन वाला कह रहा है इट हैज नो सॉल्यूशन। एक मिनट, नो सॉल्यूशन कब आता है? नो सॉल्यूशन तब आता है जब जीरो की आप किसी से गुणा करो और सामने वाला गड़बड़ कर दे। क्या कहते हो आप? तब नो सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन इस नो सॉल्यूशन के लिए साथ वाले का जीरो होना है जब मस्ट। इसका मतलब डी इक्वल टू जीरो होगा। अब डी के नाम पे अल्फा 1 1, ठीक है? और दूसरे नंबर पे 1 अल्फा 1, और तीसरे नंबर पे 1 1 अल्फा। यही होगा, सही है? अच्छा, अब जरा D2 D1 भी देख लेते हैं, लगे आता हूं D1 के ऊपर भी बात कर लेते हैं। D1 के टाइम पे याद है क्या होता है? पहली रो, पहला कॉलम हट जाता है, उसकी जगह क्या आएगा? अल्फा -1, अल्फा +1, अल्फा -1, और बाकी दो सेम रहेंगे, 1 1 अल्फा 1 1 अल्फा। क्या बात समझ गए? मुझे पता नहीं क्यों सिमेट्रिकल लग रहा है। याद है आपको इनका मल्टीप्लिकेशन अल्फा क्यूब? कुछ याद आया? फिर अल्फा इंटू 1 का स्क्वायर, फिर अल्फा इंटू अगले वाले 1 का। मैंने आपको सीन समझाया था एक बार, याद है? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिख लो, अल्फा क्यूब, फिर इसका इसके स्क्वायर के साथ गुणा करो, फिर इसका इसके स्क्वायर के साथ गुणा करो, फिर इसका इसके स्क्वायर के साथ गुणा करो, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, और ये जीरो है, क्योंकि अगर इसे नो सॉल्यूशन लाना है तो इसे जीरो बोलना पड़ेगा। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर -1 बराबर जीरो। अल्फा के नाम पे जीरो भी आ रहा है, अल्फा के नाम पे 1 भी आ रहा है, अल्फा के नाम पे -1 भी आ रहा है। ओ सॉरी, 3 अल्फा, ठीक है? हाँ भाई, क्या बोले थे लोग, तुम लोग? 3 अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर -3 बराबर जीरो। इसका मतलब अल्फा की तीन वैल्यू 0 √3 और -√3। सही है? क्या आप कर सकते हो आगे का काम? ठीक है? हाँ भाई, आज के दिन का मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लगाए। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लगाए लाइन के अंदर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, ठीक है? ये सब आपका होमवर्क, सब सारा काम मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है? इसी के अंदर डाल के दे रहा हूं, ध्यान रखना। ये जैसे ये मेंस के क्वेश्चंस है ना, आईटी एडवांस सबके क्वेश्चन इसमें डाल दिए। मैंने कहा कब तक ढूंढवाऊंगा मैं, एक, ठीक है? सब इसमें डाल दिए। तो आज के दिन का आपका होमवर्क ये, कल आते ही हम लोग इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपरली, ठीक है? और कल के दिन पे हम नया चैप्टर में जो भी हम जा सकते हैं। ये मैंने इसलिए लगवा दिया था ये वाला पेज, ताकि आप में से कोई बच्चा है ना देख ले कि 2024 के क्वेश्चन है बॉस, सिर्फ इसके। देखो ये ऐसा पूरा एक साइड में पेज और है, ये क्वेश्चन सारे के सारे वही हैं, ठीक है बेटा? तो कर लेना। चलो बाबाई, नहीं बताऊंगा अगला कौन सा होगा कल के दिन पे। बस कल के दिन के थोड़ा सा आधा पौन घंटा लगेगा, फिर उसके बाद नए चैप्टर में जा रहा हूं।